बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। आई होप कि आपका अब तक का सफ़र हमारे साथ अच्छा गुजर रहा होगा एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। आज से द रियल फन विल बिगिन एंड विल बी लुकिंग एट आवर फर्स्ट एल्गोरिथम। बेसिकली जिस चीज़ को हम देखने लगे हैं, इट्स मोर देन जस्ट एन एल्गोरिथम, इट्स अ क्लास ऑफ एल्गोरिथम्स जहाँ पे हम जिनको हम नियरेस्ट नेबर मेथड्स कहते हैं, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन के तरीके भी आ जाते हैं, रिग्रेशन की चीज़ें भी आती हैं, इवन हमारे पास यहाँ क्लस्टरिंग के मेथड्स भी आएंगे जिसको फौरी तौर पे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर स्टार्टिंग विद एन एल्गोरिथम कॉल्ड द KNN एल्गोरिथम। इट्स अ प्रीटी ओल्ड एल्गोरिथम, अराउंड शायद 1960s के अंदर ये पहली दफ़ा प्रपोज हुआ था। सो विल बी लुकिंग एट दिस KNN एल्गोरिथम और इसको हम दो कामों के लिए यूज़ करेंगे। विल बी लुकिंग एट इट फॉर क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो फॉर रिग्रेशन। इसके साथ साथ देर आर सेवरल aspects of supervised learning that will be looking into fairly in depth through this algorithm, through the lens of this algorithm. और इसके ज़रिए से जो हम चीज़ें सीख कर निकलेंगे वो खाली इस एल्गोरिथम में यूज़फुल नहीं होंगी बल्कि उन एल्गोरिथम्स में भी यूज़फुल होंगी जो इसके बाद हमने पढ़ने हैं। So let's begin जी, let's begin with the KNN algorithm. So these are some of the sources that I've used for making these slides. ये स्पेशली जो पहले दो हैं इस लिस्ट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। पहला तो वही है जिनको मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था, किलियन वाइनबर्गर के कॉर्नेल के मशीन लर्निंग के लेक्चर्स हैं। इसके अंदर ही हैज़ अराउंड 2 lectures on K nearest neighbors. The ones who are curious amongst you, I would recommend कि आप अपने तौर पर जाके लेक्चर सुने. It's great fun to directly listen to him teaching his class. And secondly, Victor Lavrenko, who's an assistant professor at the University of Edinburgh. इनकी मैंने आपको playlist का link यहाँ पर डाल दिया है. This playlist is about K nearest neighbors, and this is again really interesting. So Victor has this way of explaining things very concisely. So आपको 1 घंटे की छोटी छोटी वीडियोस हैं जिसको I think the total time sums up to around an hour, but the amount of volume that he covers in that hour is amazing, and he goes to a lot of depth, but at the same time he remains very intuitive. तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस कोर्स से सिर्फ एक चीज़ ये नहीं है कि आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, बल्कि I'll also try to point out the resources so that आप अपने तौर पर जो है वो अपनी स्टडी को इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकें, या दौरान कोर्स अगर आप ज़्यादा इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो आप जा सकें. So these are some of the links that I really value for understanding machine learning. And then there are several other links जो इसके बाद डले हुए हैं. ये वो चीज़ें हैं जिनको मैंने यूज़ किया है for creating these lecture videos. Alright जी, so let's begin. So हम आपको याद होगा कि हमने introductory lectures के अंदर बात की थी कि every machine learning algorithm will start out with certain assumptions. अब जाहिर है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने मैपिंग क्रिएट करनी है इनपुट फीचर्स के बीच में और आउटपुट लेबल्स के बीच में. यानी गिवन द इनपुट फीचर्स इट नीड्स टू समहाउ प्रेडिक्ट कि आउटपुट का लेबल क्या होना चाहिए. इन क्लासिफिकेशन चाहे हो या रिग्रेशन के केस में वो कंटिन्यूस लेबल होगा, उसने लेबल प्रिडिक्ट करना है, राइट. सो यू हैव योर डेटा सेट D which already has its labels attached with it. So input features हैं, output labels हैं, और वो D जो है सैम्पल हुआ है एक रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन P से, और उस D के अंदर नाउ आपने जो टेस्ट डेटा वाला ट्रेनिंग डेटा वाला हिस्सा है उसके अंदर से समहाउ सीखने की कोशिश करनी है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द आउटपुट लेबल्स. ये क्विक सा मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है जो हम अब तक बातें करते हुए आए. रिकैप, जस्ट वेरी क्विक रिकैप. ऑलराइट, सो now this mapping function H, so अब हम जो शुरू कर रहे हैं, this is our, think of it as a hypothesis class, the nearest neighbor methods, that's your hypothesis class. और अब इस hypothesis class की कुछ assumptions हैं, और जो इसकी सबसे main assumption है वो assumption ये है कि similar inputs have similar outputs. अच्छा, अब इस चीज़ की बात ज़रा पहले ना देखें. चीज़ें मैथ्स में जब लेकर जाते हैं तो बाज़ दफ़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि बेसिक आइडिया कितना आसान था. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कह रहे हैं. हम क्या सिर्फ ये रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर डायग्नोज कर चुका है उनके सिम्टम्स की बेस के ऊपर कि इनको क्या बीमारी है. सो लेट्स से 10 15 20 पेशेंट्स बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने उनके सिम्टम्स जो हैं वो देखकर और उनको कोई ना कोई बीमारी प्रिडिक्ट की है, और वो बीमारी वो डायग्नोज कर दी है उन्होंने. सो नाउ another patient walks into the office, into the doctor's clinic, और उसके भी कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं. लेट्स से वो छींक रहा है, खांस रहा है, उसको बुखार है, व्हाटएवर उसके सिम्टम्स हैं. और इस मौके पर डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं समहाउ प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब इसको क्या बीमारी जो है वो डायग्नोज करेंगे.
वन रियली सिंपल वे ऑफ डूइंग दैट इज कि वो जितने पेशेंट बैठे हुए हैं मैं ये देख लूँ कि इन साहब के सिम्टम्स उनमें से किससे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और जिससे इनके सिम्टम्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं उनको डॉक्टर साहब ने क्या बीमारी डायग्नोज की थी, इनको भी मोस्ट प्रॉब्ली वही बीमारी होगी. That's the basic assumption of the K nearest neighbor algorithm. इसका basic idea ये है कि similar inputs या similar features की similar outputs यानी similar labels होते हैं. So similar feature values yield similar outputs. For example, एक जैसे marks होंगे दो students के तो शायद उनके grade भी एक जैसे होंगे. एक जैसे grades होंगे तो शायद उन्हें job भी एक जैसी मिलेगी. एक जैसी जॉब होगी तो शायद उनको पे भी एक जैसी मिलेगी. सो ये हम अपनी आम लाइफ में इस assumption को देखते हैं. अच्छा, ये भी याद रहे, नो फ्री लंच वाली गुफ्तगू आपको याद होगी कि ये assumption हमेशा काम नहीं करेगी. दिस विल वर्क वेरी वेरी वेल इन मैनी सिचुएशंस, बट देर आर सिचुएशंस जहाँ पे आप देखेंगे कि सिमिलर होने का मतलब नहीं है कि उनके लेबल सेम हो. दो क्लासेस के अलग अलग के जो है वो मार्क्स सेम हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन उनके ग्रेड डिफरेंट है क्योंकि कोर्स डिफरेंट है. दो जॉब टाइप्स डिफरेंट हैं, अगरचे के सेम ग्रेड के साथ लोग आए थे, अलग अलग किस्म की जॉब में गए और उनकी जो है वो पे बहुत डिफरेंट है फॉर एग्जांपल. तो यू विल फाइंड एक्सेप्शंस टू दिस. सो लाइक एवरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यू वुड नीड टू फिगर आउट द राइट प्लेस फॉर अप्लाइंग द के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम. अच्छा जनाब, तो इस बेसिक से इंट्रोडक्शन के साथ अब आगे चलते हैं. सो द क्लासिफिकेशन रूल, या मैं रिग्रेशन रूल भी इसी को ही कहूँगा, चले मैं पहले क्लासिफिकेशन रूल की बात कर लेता हूँ कि फॉर अ टेस्ट इनपुट x assign the most common label amongst its k most similar training inputs. ठीक है, अब यहाँ इस एक सेंटेंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें समझनी है. हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक नया टेस्ट इनपुट इंस्टेंस आया है और मैं अब सबसे कॉमन लेबल ढूंढ रहा हूँ amongst its k most similar या नियरेस्ट ट्रेनिंग इनपुट्स. तो अब यहाँ ये डिफाइन होने की जरूरत है कि मोस्ट सिमिलर क्या होता है. हमें वैसे तो इंट्यूटिवली पता है, लेकिन इसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है. के क्या मतलब है इसका, क्या उस जैसे एक को देख रहे हैं या उस जैसे तीन को देख रहे हैं या उस जैसे दो को देख रहे हैं या 50 को देख रहे हैं. एंड मोस्ट कॉमन लेबल का क्या मतलब है, यानी उस ग्रुप के अंदर मोस्ट कॉमन लेबल का क्या मतलब है. इसको मैं बेहतर है कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू करवाऊं. सो रादर देन इसको हम एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में डील करें, लेट्स लुक एट अ पर्टिकुलर एग्जांपल. हम ये लेफ्ट मोस्ट डायग्राम है, सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस डायग्राम. इस डायग्राम के अंदर आपको दो फीचर्स नजर आ रहे हैं, फीचर 1 फीचर 2. इसको कुछ भी समझ लें, आपने जो हार्ट डिजीज वाली एग्जांपल की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, हम समझ लेते हैं कि उसी में से कुछ यहाँ दो फीचर्स हैं. सो लेट्स अज्यूम दिस इज द हाइट एंड दिस इज द वेट, एंड लेट्स ऑल्सो फर्दर एज्यूम कि हमने इन फीचर्स को समहाउ 0 से 1 के बीच में स्केल कर दिया. ऐसे ही अपनी ज़िंदगी थोड़ी आसान कर लेते हैं. ये 0 है, ये 1 है और इधर ये 1 है. ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने ये सिर्फ वैसे ही किया है कि अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो कि जिन फीचर्स की वैल्यूज़ तो कुछ भी हो सकती हैं, रॉ वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उससे आपके जहन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने इनको फीचर्स को स्केल भी कर दिया, जस्ट डिवाइडेड बाय द मोस्ट द मैक्स वैल्यू अलॉन्ग ईच फीचर डायमेंशन, और आपकी सारे की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 1 के बीच में आ गई. अच्छा जनाब, फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो ग्रीन लेबल्स हैं ये इनको हार्ट डिजीज़ नहीं है, और जो हमारे पास रेड लेबल्स हैं इनको हार्ट डिजीज़ है. अगरचे वैसे देखा जाए तो यहाँ इन दो फीचर्स के हिसाब से ग्रीन को हार्ट डिजीज़ और जो रेड को ना होने के चांसेस लग रहे हैं, बट आप जस्ट आर्बिट्रेरली मैप्ड इट. इट डजंट मैटर, ये कुछ भी हो सकते हैं, दो वैल्यूज़ हो सकती हैं. सो ग्रीन इज़ वन सेट ऑफ लेबल्स एंड रेड इज़ द अदर सेट ऑफ लेबल्स. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बीच में ब्लैक वाला डॉट लगा हुआ है ये मेरी टेस्ट इंस्टेंस है, इसका लेबल क्या होना चाहिए. तो इस मौके पर आप देख सकते हैं कि प्रॉबेबली इसका लेबल, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ इन द मिडल ऑफ रेड एंड अ ग्रीन, लेकिन ये ग्रीन से बहुत करीब है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि शायद इसका लेबल वही होगा जो ग्रीन वाले का होगा, क्योंकि ग्रीन से बहुत करीब है. सो इन k इक्वल टू 1 वेयर वी आर जस्ट लुकिंग एट वन नियरेस्ट नेबर, विल जस्ट से कि क्योंकि इसके नियरेस्ट नेबर का, जिसके इर्द गिर्द मैंने सर्कल भी बनाया हुआ है कि इस सर्कल को मैंने खाली वन नियरेस्ट नेबर तक महदूद किया हुआ है, जो भी लेबल इस नियरेस्ट नेबर का है वही इसको मिल जाएगा. दैट मीन्स कि विल जस्ट मार्क इट ग्रीन. ठीक हो गया. सो दिस इज द 1NN एल्गोरिथम. आपने आकर सिर्फ ये देखा कि पूरे के पूरे टेस्ट डेटा के पूरे के पूरे ट्रेनिंग डेटा के अंदर सबसे क्लोजेस्ट मैच इनपुट्स का किसके साथ है आपकी टेस्ट इंस्टेंस से, और जिसका सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट मैच आपको मिल गया आपने उसी का लेबल इसको असाइन कर दिया. दिस इज़ 1NN. अब यहाँ मसला ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि ये जो वन इनपुट थी जिसका मैंने इसको लेबल दे दिया है, फ़र्ज़ करें ये नॉइज़ी होती है, अगर
या ये पॉइंट ब्लैक पॉइंट थोड़ा सा नीचे करके होता, बिल्कुल थोड़ा सा रेड के करीब होता, तो इसका लेबल चेंज हो जाता। तो हम आगे जाकर देखेंगे कि 1NN के अंदर हमारी जो आउटपुट है वो ट्रेनिंग डेटा के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाने से भी बहुत तेज़ी से बदल जाएगी, क्योंकि जाहिर है वो एक नेबर पे खाली रिलाय कर रही है। तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रोबस्ट करने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट करने के लिए अपने रिस्पॉन्स को, हम ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर एवरेज लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू सी हियर k इज इक्वल टू 3। अगर हम k इज इक्वल टू 1 की जगह 3 पर ले जाएं, तो अब हमने सबसे पहले इस ब्लैक के सबसे क्लोजेस्ट 3 इंस्टेंसेस ढूंढने हैं पूरे के पूरे ट्रेनिंग डेटा के अंदर। और ये आपको ये जो सर्कल लगा नजर आ रहा है, इसके अंदर नजर आ रहा है कि ये 3 इंस्टेंसेस हैं जो इससे सबसे करीबी हैं। इन 3 में से जो सबसे फ्रीक्वेंट है, इन 3 में से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट क्लास है, आपने उस क्लास का लेबल उठाकर इस ब्लैक को लगा देना है। सो नाउ यू कैन सी कि इस केस में अब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट क्लास है वो ग्रीन नहीं है बल्कि रेड है। सो इन दिस केस इट्स गोइंग टू गेट अ रेड लेबल। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? सो बाय द वे हम k को 2 भी कर सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रही है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में अगर आप इवन नंबर ऑफ केस यूज करेंगे तो आपके टाइज आने के बहुत चांसेस हैं कि आपके टाइज आएंगे। तो लिहाजा हम अक्सर कोशिश करते हैं कि बाइनरी के अंदर ऑड नंबर्स यूज करें, लेकिन ये वाली टेक्निक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में नहीं चलेगी। फर्स्ट करें क्लासेस ही 3 हो, तो उसमें 3 में भी टाई आ सकते हैं कि तीनों क्लासेस का एक एक मेंबर जो है मेरा नियरेस्ट नेबर है। तो हम आगे जाकर देखेंगे कि टाइज को ब्रेक किस तरह से करते हैं। The simple quick overview of that is कि आप you back off to a smaller value of k, या फिर you randomly choose amongst them कि जी ये सबसे करीब है इसके सारे, ये तीनों इसके नियरेस्ट नेबर्स में आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक रैंडम चूज कर लें। दैट्स वन वे ऑफ रिजॉल्विंग इट। द अदर वे ऑफ रिजॉल्विंग इट कि आप बजाय k3 के k2 करके देखें क्या उससे टाई रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक कि आप उसे k1 तक ले जाएं, k1 पे जाके टाई जरूर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, सो नाउ यू कैन सी हियर कि अब मैंने ये k3 के केस में इसका लेबल रेड लगा दिया। अगर मैं k की वैल्यू 5 यूज करूं तो उस केस में क्या होगा? k की वैल्यू 5 यूज की है तो इस केस में अब इसके नियरेस्ट नेबर 3 जो हैं ये रेड हैं, और इस केस में अगेन इसको रेड वाला लेबल मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस पॉइंट तक कि द बेसिक आइडिया ऑफ k नियरेस्ट नेबर्स इज सुपर सिंपल। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको यहाँ तक अब ये भी समझ आ गया होगा कि जब हमने ये कहा था द मोस्ट कॉमन लेबल, तो इसका मतलब क्या है, यानी इन जो k नियरेस्ट नेबर्स हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा लेबल सबसे कॉमन आपको मिल रहा है वो आपने लेबल असाइन करना है। और मोस्ट सिमिलर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इससे नियरेस्ट है। अच्छा, अब ये नियरेस्ट निकलेगा कैसे? इस डिस्टेंस को हमने फॉर्मलाइज करना है, ये अभी हमने नहीं किया, अभी तो हम ऐसे ही हैंड वेविंग कर रहे हैं कि इससे करीब ये लग रहे हैं। ये डिस्टेंस क्या है ये हमने आगे जाकर बहुत तफसील से देखना है कि डिस्टेंसेस यहाँ पर क्या क्या यूज हो सकते हैं। ऑलराइट, सो अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा फॉर्मल कर लेते हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा इसको इनफॉर्मली ही डिस्क्राइब किया था। सो लेट्स फॉर्मलाइज द डेफिनेशन। एज्यूम x to be our test point, and again x could be a vector. X to be our test point. Let's denote the set of the k nearest neighbors of x as s sub x. ठीक है, मैं इसको s x कहूँगा इसके बाद। So s sub x जो है ये मेरे वो पॉइंट्स हैं जो कि सारे के सारे जो इसके k nearest neighbors हैं। ठीक हो गया? So पॉइंट x है, मैं यहाँ कहीं थोड़ा सा इसको बना भी देता हूँ। ये मेरा पॉइंट x है जिसके बारे में क्वेश्चन है, और सेट x के अंदर इसके k नियरेस्ट नेबर्स पड़े हुए हैं, k नियरेस्ट नेबर्स पड़े हुए हैं, और मैं इनको अच्छा होता कि किसी और कलर से दिखा देता। सो लेट मी जस्ट मेक दीज ग्रीन। द k नियरेस्ट नेबर्स को मैं ग्रीन कर देता हूँ, और इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं उनको आई डोंट नो ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये इसके k नियरेस्ट नेबर्स नहीं है। ठीक हो गया? So now let's look at the maths of the definition. All right. So formally, your set Sx is defined as k. Sx is a subset of D. Obviously, ये सारे के सारे data points का subset होगा such that इसकी cardinality k है. ठीक है? So ये k points है ना, तो k points का set है. And the distance, so for all x bar y bar belonging to D, जो कि Sx में नहीं है, ये वो सारे के सारे point हैं जो कि हमारे डेटा में तो हैं लेकिन ये हमारे उस के नेबर्स के सेट में नहीं है। द डिस्टेंस एक्स एक्स बार ऑफ दीज पॉइंट्स जो कि उसके अंदर नहीं है, द डिस्टेंस एक्स एक्स बार ऑफ दीज पॉइंट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम डिस्टेंस of any point which is in this set as x
इनका डिस्टेंस इससे बड़ा है। सो अब ये जो पूरी की पूरी चीज़ में हम कह रहे हैं, अगर मैं इसको आसान वर्ड्स में कहना चाहूँ तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एवरी पॉइंट दैट इज इन डी बट नॉट इन एस एक्स इज एटलीस्ट एज फार अवे फ्रॉम एक्स एज द फर्देस्ट पॉइंट इन एस एक्स। इस पर अपने आप को बेशक वीडियो पॉज करके कन्विंस कर लें, ठीक है। एक दफ़ा अगर मैं दोबारा दोहरा दूँ, आपका सेट एस एक्स आपके के नियरेस्ट नेबर्स का सेट है, ठीक है। तो ये सेट फिर किन चीज़ों को फुलफिल करेगा? ये सबसेट होगा आपके डेटा सेट का, ऑब्वियसली दिस इज अ सबसेट ऑफ योर डेटा सेट, और इसकी कार्डिनैलिटी के है, यानी इसमें के पॉइंट्स हैं, और इसके अंदर हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है मेरे पास फॉर ऑल पॉइंट्स, सॉरी फॉर ऑल पॉइंट्स जो कि डेटा में हैं लेकिन इस सेट में नहीं है, उनका डिस्टेंस ज़्यादा है या इक्वल है मैक्स डिस्टेंस से जो किसी भी पॉइंट का है विद इन दिस सेट, ठीक है। इट्स अ आई नो इट्स अ mouthful, it's a more difficult way of saying a very simple thing कि nearest neighbors का या के nearest neighbors का एक set बनाकर मुझे दे दो but for defining it more formally and making sure कि हम आगे जाकर इसको use कर सकें, we need to go into these elaborate details. अच्छा जनाब, so now we define the classifier h as a function returning the most common label in this set Sx. जो आपका nearest neighbors का set आ गया है, h of x is basically the mod, the most frequent label in this y, so y double dash is your label. और इसमें ये सिर्फ मॉड ले रहा है लेबल्स के ऊपर फॉर ऑल एलिमेंट्स x डबल बार y डबल बार जो कि एस एक्स के अंदर है, ठीक है। सो मॉड जो है वो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंट को यहाँ पर चूज कर रहा है, ठीक है। आई होप के इट्स मेकिंग सेंस एंड इट्स सिंपल इनफ। अच्छा, सो अब वो वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। अगर आपके पास ड्रॉ आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल आपने इवन नंबर लिया हुआ था और उसमें ड्रॉ आ गया, दो कह रहे हैं एक क्लास है, दो कह रहे हैं दूसरी क्लास है, तो फिर क्या करेंगे? या तो आप के को रखेंगे ऑड, और नहीं तो फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जब भी ड्रॉ आ जाए इवन के ऊपर तो k माइनस वन एन एन फाइंड करके उसका आंसर रिटर्न कर दें। सो आपने के एन एन किया है, अभी लेट से 4nn किया है, 4nn में ड्रॉ आ गया, 2 का ड्रॉ आ गया, तो आप आंसर 3nn का रिटर्न करें, एक नीचे बैक ऑफ करके कर दें, और 3nn में ड्रॉ आ नहीं सकता बिकॉज इट्स एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, या रखें इसको ऑड, या अगर ऑड, यही हम आमतौर पे करते हैं, लेकिन अगर ऑड नहीं रखना चाहते, इवन फॉर सम रीजन आप रख रहे हैं, तो उस केस में यू कैन ऑलवेज बैक ऑफ टू द लोअर नंबर, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। अच्छा जनाब, सो अब क्लासीफायर्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड द डिसीजन बाउंड्री। सो द डिसीजन बाउंड्री इज़ बेसिकली अ बाउंड्री जो कि एक क्लास और दूसरी क्लास या मुख्तलिफ क्लासेस के बीच में डिवाइड कर रही होती है, कि उसके एक तरफ जो है वो क्लासेस कुछ और होंगी, दूसरी तरफ कुछ और होंगी। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि के एन एन की डिसीजन बाउंड्री किस तरह की होती है। बाय द वे, जस्ट अ स्पॉइलर हियर, KNN की decision boundary is really reflective of a very powerful algorithm, जो कि हम आगे जब जाएंगे और दूसरे algorithms को देखेंगे तो हम बड़ा मिस किया करेंगे कि काश हमें वैसी decision boundary मिल सके जैसी KNN की decision boundary होती है। But anyhow, let's first look at what a decision boundary is. यहाँ पर हम एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देख रहे हैं, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि हमारा k जो है वो इक्वल टू 1 है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर k इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लें, और मेरे पास ये जो आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ करें ये दो फीचर्स की वैल्यूज़ हैं, देयर इज़ अ फीचर 1 हियर एंड देयर इज़ अ फीचर 2 हियर, और मेरे ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ दो इंस्टेंसेस हैं, एक ये ब्लू ट्राइंगल और एक ये रेड सर्कल, दो मेरे पास लेबल्स हैं सिर्फ, और मेरे पास कुछ नहीं है। इस टेस्ट डेटा के, इस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मैंने वैल्यूज़ असाइन करनी है अपने टेस्ट डेटा को, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट हुआ है। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन मार्क है, इसको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, तो यू कैन सी कि k इज इक्वल टू 1 नियरेस्ट नेबर की वैल्यू जो है वो ब्लू ट्राइंगल है, सो देयरफॉर दिस विल बिकम अ ब्लू ट्राइंगल। और ये जो दूसरा वाला है, बिकॉज इट्स क्लोजर टू द रेड सर्कल, सो इट्स गोइंग टू बिकम अ रेड सर्कल, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ भी कोई एक चीज़ हो, टेस्ट डेटा पॉइंट हो, ये भी रेड सर्कल बनेगा, यहाँ पर भी रेड सर्कल बनेगा, यहाँ पर भी रेड सर्कल। बाय द वे, जो सिर्फ थिक वाला रेड सर्कल है ना, वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा है, बाकी सब ये टेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं, ये ट्रेनिंग में नहीं मैं शामिल कर रहा हूँ इनको, ठीक है। इसका भी रेड सर्कल बनेगा ऑल द वे समवेयर टू द मिडल, टू दिस पॉइंट, जो कि मिडवे है बिटवीन द रेड सर्कल एंड द ब्लू ट्राइंगल। जैसे ही मैं इस पॉइंट से क्रॉस करूंगा, साथ ही टेस्ट डेटा पॉइंट्स अगर यहाँ पर कोई हैं, अगर यहाँ पर कोई टेस्ट डेटा पॉइंट है, यहाँ पे कोई टेस्ट डेटा पॉइंट है, यहाँ पे कोई टेस्ट डेटा पॉइंट है, तो उन टेस्ट डेटा पॉइंट्स की वैल्यू बदल जाएगी, उनको जो असाइनमेंट होगी वो चेंज हो जाएगी। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो असल में दिस एक्ट्स लाइक अ लाइन,
कि इस लाइन के एक तरफ जितने पॉइंट पड़े हुए हैं, बाय द वे मैंने ये नाप के नहीं बनाई है, अपने तौर पे नाप लीजिएगा, रफली मैंने ये लाइन लगा दी है बीच में. सो दिस शुड बी मिडवे बिटवीन द टू ट्रेनिंग इंस्टेंसेस. तो इस लाइन के एक तरफ एक लेबल होगा और दूसरी तरफ के पॉइंट्स का दूसरा लेबल होगा, और ये चाहे वो पॉइंट्स यहाँ हों, यहाँ हों, यहाँ हों. अच्छा, बाय द वे लाइन के ऊपर के लेबल, अगर कोई चीज़ एग्जैक्टली लाइन के ऊपर आ जाती है उसका लेबल क्या होगा? बिल्कुल फर्ज कीजिए कि ये पॉइंट एग्जैक्ट आ गया. वैसे तो यू कैन सी कि दिस इज नॉट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी थिंग अनलेस कि ये पूरी डोमेन ही बहुत डेंसली फिल हुई हुई है. लेकिन अगर कोई आ जाता है तो क्या होगा? अगर कोई आ जाता है तो उस केस में उसका इक्वल डिस्टेंस निकल आएगा. उसका जो वन नियरेस्ट नेबर होगा वो दो में से कोई एक, यानी दोनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, यानी उस उतने ही एग्जैक्ट फासले के ऊपर ब्लू ट्राइंगल भी है जितने फासले के ऊपर रेड सर्कल भी है. तो इन दैट केस यू डोंट हैव अ प्रेफरेंस, लाइक इट्स द सेम बोथ वेज. तो you'll flip a coin and you'll choose one of them. इस केस में तो कोई मसला ही नहीं है. हाँ, अगर आप हायर वैल्यूज ऑफ के साथ ये काम कर रहे होते और वो उसमें आता तो वो हमने टाइज ब्रेक करने का तरीका इससे पहले सीख लिया. लेकिन अगर के वन के ऊपर ऐसी कोई टाई आ जाए कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पे एक ही फासले के ऊपर पड़े हुए, तो दैट मीन्स, अब इसकी थ्योरी भी तो देखें ना, कि इसका मतलब है कि इससे इतना ही सिमिलर एक लेबल है और जितना सिमिलर दूसरा लेबल है. तो जाहिर है एट दिस पॉइंट देयर इज नो प्रेफरेंस, इट्स बोथ आर द सेम. ठीक है जनाब. अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 2 वी हैव 3 क्लासेस. और जब हमारे पास 3 क्लासेस हैं तो अब आप सोच सकते हैं, अब अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं और मैं पॉइंट के लिए ग्रीन बना लेता हूं मेरे क्वेश्चन मार्क्स के लिए, यहाँ पर अगर एक पॉइंट हो, या यहाँ पर एक पॉइंट हो, या यहाँ पर एक पॉइंट हो, या यहाँ पर एक पॉइंट हो, या यहाँ पॉइंट हो, या यहाँ पॉइंट हो, या यहाँ हो, या यहाँ हो, तो इनको क्या लेबल्स मिलेंगे? अब अपने आप को बेशक रोक के वीडियो पॉज करें, अपने आप को कन्विंस करें इन्हें क्या लेबल्स मिलेंगे, और उसके बाद इसकी डिसीजन बाउंड्री बनाने की कोशिश करें. I hope कि you pause the video now and you're trying to draw the decision boundary. इसकी जो decision boundary होगी वो कुछ इस शक्ल की होगी कि इससे एक पॉइंट होगा ऐसा जो कि equidistant होगा between this blue and red, and then similarly कोई पॉइंट होगा जो कि equidistant होगा between these two, and similarly कोई पॉइंट होगा जो कि equidistant होगा between these. एंड द सेम गोज फॉर एवरीथिंग इन द मिडल, कि कोई ऐसी जगह आएगी जहां पे इक्वल डिस्टेंस की वजह से, अगर यहां पर एक पॉइंट है तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है तीनों से, एंड इट विल जस्ट एट दिस पॉइंट आपको रैंडमली चूज करना पड़ेगा. लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर राइट पे चले जाएंगे तो ब्लू ट्राइंगल है, थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट पे चले जाएंगे तो हमारे पास ये ब्लैक स्क्वायर है, और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो दिस इज अ रेड सर्कल. ठीक है. तो द डिसीजन बाउंड्री विल लुक लाइक दिस. और इस पॉइंट पे अब आप गौर कर सकते हैं कि ये जो डिसीजन बाउंड्री है, ये डिसीजन बाउंड्री असल में सेल्स क्रिएट कर रही है. ये डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं. इन सेल्स के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ये सब का सब चीज एक ही लेबल रखेगी. इनको हम वॉरेनॉय सेल्स कहते हैं. ठीक है. और इस किस्म की डिसीजन बाउंड्री को जो मैं आपको आगे दिखाता हूं, इस किस्म की डिसीजन बाउंड्री को हम वॉरेनॉय टेसिलेशंस कहते हैं. ठीक है. सो KNN की जो डिसीजन बाउंड्री है वो इस किस्म की एक जैगेड बाउंड्री होती है, जो कि हमारे एग्जाम्पल्स के बीच में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स के बीच में होती है. ठीक है. So here you can see the complete diagram for k is equal to 1 और KNN की decision boundary की. You can see here the Voronoi cells, you can see here the Voronoi tessellation. आपको यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट भी अब तक समझ आ चुका है कि किस तरह से हम किस चीज़ को क्या कह रहे हैं. सो जितने भी टेस्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, वो उनको लेबल मिल रहा है. इस ट्रेनिंग पॉइंट का जितने टेस्ट पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस पूरे सेल के अंदर, उनको मिल रहा है इसका लेबल. तो लिहाजा ये हर सेल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आने वाले किसी भी टेस्ट पॉइंट को किस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से लेबल मिल रहा होगा. इस ट्रेनिंग डेटा का जो भी लेबल होगा ये उन सब टेस्ट पॉइंट्स को मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाट डिफाइंस अ Voronoi cell. And the thick red boundary that you see in between is basically separating between the red classes and the blue classes. So the red square class and the blue class. तो ये आपकी क्लास की डिसीजन बाउंड्री. असल में डिसीजन बाउंड्री सिर्फ यही है, वरना Voronoi cells तो खाली इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन से ट्रेनिंग पॉइंट के बेस के ऊपर टेस्ट डेटा को जो है वो लेबल्स मिल रहे हैं. सो नाउ एक चीज़ आपने अभी बाकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं देखे हैं जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बाउंड्री बहुत एलेबोरेट और नॉन लीनियर है, और ये अपने आप को बदल रही है, बहुत प्रिसाइसली अपने आप को यानी हग कर रही है आपके एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा को. दैट्स अ रियली पावरफुल थिंग.
ये वो चीज़ होगी जब हम बहुत से ऐसे एल्गोरिदम पढ़ेंगे लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड द परसेप्ट्रॉन एंड इवन द सिंपल लीनियर एसवीएम, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये बाउंड्री सिर्फ एक सीधी लाइन हो सकती है, और सीधी लाइन हमेशा बहुत अच्छी डिवीजन नहीं करती है हमारे क्लासेस के बीच में, और वहाँ हमारी मजबूरी होती है ऐसे सीधी लाइन करना, और कुछ हमें फिर इंटरेस्टिंग ट्रिक्स करने पड़ते हैं उसको सीधी लाइन को किसी तरह से नॉन लीनियर करने के लिए. KNN, such a simple algorithm, already has a non-linear decision boundary. So look at this power of KNN. एक तो बात ये हो गई. दूसरी चीज़ ये है कि इस स्ट्रेंथ और इस पावर की वजह से कुछ मसले भी आते हैं. वो मसले ये आते हैं कि आपके डेटा में नॉइज़ हो सकती है, आपके कुछ लेबल्स मिसलेबल्ड हो सकते हैं, आपने जो जहाँ से डेटा गैदर किया था उसमें गलतियाँ हो सकती हैं. तो आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट मिसलेबल्ड है. फॉर एग्जांपल ये जो स्क्वायर है ना, ये मैं कहता हूँ कि ये मिसलेबल होके ये गलती से ब्लू सर्कल बना हुआ है. सो जैसे ये दूसरी साइड वाली चीज़ है. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये पूरा सेल जिसके अंदर ये ट्रेनिंग इंस्टेंस है, ये पूरे का पूरा सेल जो है वो मिसक्लासीफाई होना शुरू हो जाएगा. लेट मी ट्राई टू यूज अ डिफरेंट ब्लू जो कि उस ब्लू से मिलता जुलता है. ये पूरे का पूरा सेल जो है, इसके अंदर जितने टेस्ट पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे अब ब्लू सर्कल बनने लगेंगे रादर देन के रेड स्क्वायर होने के. जबकि हम देख सकते हैं कि प्रॉबेबली क्योंकि इसके ज़्यादातर नेबर्स, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1NN की ऑब्वियसली, कि 1NN के केस के अंदर अगर हम यहाँ 1NN यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर सारे के सारे जितने भी चीज़ें आएंगी वो इसी का लेबल लेना शुरू हो जाएंगी. सो एक पॉइंट ख़राब हुआ, एक पॉइंट मिस लेबल हुआ, जिससे ये पूरे का पूरा सेल ख़राब हो गया. और इसकी वजह से एक और नतीजा भी निकलेगा. वो नतीजा ये निकलेगा कि दिस लाइन नाउ will correspond to a decision boundary between your classes. Sorry, मैं इसको कोशिश तो कर रहा हूँ कि neatly कर सकूँ, but let's see if I'm able to do that. Okay, so this will do. So ये आपकी एक और decision boundary बन गई, जिस decision boundary की एक साइड के ऊपर blue class है और दूसरी साइड के ऊपर red class है. और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये किसी मिसलेबल्ड डेटा पॉइंट की वजह से बनी है. तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारी डिसीजंस में वेरिएंस बहुत हाई है, यानी हमारा ट्रेनिंग डेटा में मामूली सी तब्दीली ने टेस्ट डेटा के अंदर हमारी डिसीजन को बहुत मेजर अंदाज में चेंज कर दिया. और जब आप किसी भी रियल डेटा सेट के ऊपर KNN की डिसीजन बाउंड्रीज देखेंगे, मैं आपको इंकरेज करूंगा इंटरनेट पर सर्च करके देखें वॉरोनॉइट एसिलेशंस फॉर KNN, और इसमें डिफरेंट के की वैल्यूज़ को सर्च करके देखें, तो आपको वहाँ पर इस तरह के अगर कोई रियल डेटा पे बना हुआ मिलेगा ना, और हम असाइनमेंट जब आपको देंगे तो उसमें शायद आपसे करवाएंगे भी, तो आपको जो नॉइज़ होगी उसके अराउंड छोटे छोटे आइलैंड्स नज़र आएंगे, कि बीच में पूरी की पूरी एक क्लास के एक दूसरी क्लास का छोटा सा आइलैंड बना हुआ है, कि वहाँ पर भी इंस्टेंसेस जो हैं वो मिस क्लासीफाई हो रही हैं एज दी अदर क्लास. अच्छा, मिस क्लासीफाई तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें ऐसा होना मुमकिन हो, इन आइलैंड्स का होना, इन आइलैंड सेल्स का होना मुमकिन हो. उस केस में योर KNN इज अ वंडरफुल एल्गोरिथम, देन इट्स परफेक्टली डूइंग व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी डूइंग. लेकिन इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई हल आपके जहन में आता है? बड़ा आसान सा हल आपको आना चाहिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें, और वो हल ये है कि k की वैल्यू बढ़ा दें. अगर इस पॉइंट पे मैं k की वैल्यू बढ़ाकर 1 की जगह इसी प्रॉब्लम के लिए, ये जो ब्लू में क्लासीफाई हुआ था, अगर इसी प्रॉब्लम के लिए मैं 1 की जगह 3 कर देता, तो तब मेरे पास मोस्ट प्रॉब्ली ये नीचे वाले रेड या साइड वाले रेड में से कोई पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं नियरेस्ट के तौर पर, और ये जो ब्लू का आइलैंड है यहाँ से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम 3 को देख रहे हैं, ये 1 कभी भी इम्पैक्ट ना करता. तो एज यू मूव हायर एंड हायर इन द वैल्यूज ऑफ k, योर वेरिएंस रिड्यूसेस. आपकी जो सिंगल या कम डेटा पॉइंट्स के ऊपर जो है आपकी डिसीजन अब बेस नहीं कर रही, अब आपकी डिसीजन में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता चला जा रहा है. लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा इस पर भी सोच के देख लें कि अगर मैं k की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते n तक ले जाऊं, तो मेरी डिसीजन क्या होगी? इट विल बी मोड ऑफ द होल डेटा सेट. तो पूरे के पूरे डेटा सेट की जो सबसे फ्रीक्वेंट क्लास होगी, मैं हमेशा वही आंसर करूंगा, मैं किसी और क्लास को देखूंगा ही नहीं. सो देयर इज़ अ बैलेंसिंग पॉइंट. ठीक है, कोई एक बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा वैल्यू ऑफ k का जिसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हो. ये कैसे होता है ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे. k की एक वैल्यू हर प्रॉब्लम के लिए नहीं चलती, k की डिफरेंट वैल्यूज आपको ट्राई करनी पड़ती हैं आपके डेटा सेट के लिए. हो सकता है k की एक पर्टिकुलर वैल्यू अच्छी हो और बाकी वैल्यूज उतनी अच्छी ना हो. अब हम KNN एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, सम रियली रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. इसमें ये याद रहे कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको अभी मेरे इस स्लाइड के बाद जितनी समझ आएंगी, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपकी इनकी समझ डेवलप होती जाएगी जैसे जैसे हम सेमेस्टर में आगे बढ़ेंगे, एंड विल बी लुकिंग at other algorithms, because some of these properties will really become crystal when you'll compare KNN with other algorithms which you have not studied yet. मैं उनका जिक्र अभी कर दूंगा, और वो जब उनको पढ़ेंगे तो at that point you will realize कि KNN की
how it really compares in terms of these properties with those algorithms. ठीक है, so let's begin. It's a supervised algorithm, we know that. At the same time, it's what we call a non-parametric algorithm. ठीक है, इसका क्या मतलब है? KNN के अलावा जो आप एल्गोरिदम्स देखेंगे उनमें से बहुत से एल्गोज ऐसे हैं, जस्ट लाइक योर बेस लाइन ऑफ एल्गोरिदम्स, जो कि अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं. दे क्रिएट अ बिलीफ अबाउट द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन. यानी फॉर एग्जांपल उन्हें जब ये कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर फीचर्स आ रहे हैं, इसका लेबल क्या होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ उन्होंने ट्रेनिंग डेटा से सीखा होता है, दे हैव लर्नड अ प्रोबेबिलिटी कि अगर इस किस्म के फीचर्स हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उस किस्म की लेबल होंगे, उस किस्म के फीचर्स हैं तो इस किस्म के लेबल्स होंगे. वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे होते हैं. सो दे क्रिएट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर ओन. एज अपोज टू दैट, KNN डज नथिंग लाइक दैट. वो सिंपली कंपेयर करता है आने वाली इंस्टेंस को उन इंस्टेंसेस के साथ जो कि आपके ट्रेनिंग डेटा के पहले से पड़ी हुई है. कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा, ना यहाँ पर ये कोई प्रोबेबिलिटी सीख रहा है. ठीक है, और ना ही कोई अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अजम्पशंस ले रहा है कि ये जहाँ से आपका डेटा आ रहा है वो किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा होगा. आप ये भी देखेंगे एल्गोरिदम्स के अंदर कि इस किस्म की अजम्पशंस भी होंगी. फॉर एग्जांपल हम रिग्रेशन के जो एल्गोरिदम्स डिफरेंट करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे या अदर लीनियर एल्गोरिदम्स करेंगे लाइक परसेप्ट्रॉन, तो उसमें भी हमारी कुछ अजम्पशंस होंगी डेटा किस किस्म की जगहों से आ रहा है. हमारे बेस के एल्गोरिदम्स में हमारी अजम्पशंस होंगी कि डेटा किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, बल्कि बड़े इलेबोरेट किस्म की हम डिस्ट्रीब्यूशंस चूज किया करेंगे वहाँ पर. यहाँ ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर कोई पैरामीटर्स नहीं है जो आपको ट्रेन करने पड़ रहे हैं, और ये वाली चीज़ वाकई आपको समझ में आएगी जिस वक्त मैं आपको लीनियर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन और बेस पढ़ाऊंगा, कि वहाँ पर आप देखेंगे देयर आर एक्चुअल पैरामीटर्स जिनको आप ट्रेन करते हैं टू लर्न अबाउट द अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस किस्म की. सो लाइक थिंक ऑफ एन इक्वेशन, अ पैरामीट्रिक इक्वेशन. दैट इक्वेशन विल बेसिकली बी टेलिंग यू कि आपकी क्लासिफिकेशन बाउंड्री किस तरह की होनी चाहिए, आपके पॉइंट्स कहाँ पर होने चाहिए. इस किस्म की चीज़ें हम कहीं इक्वेशन ऑफ लाइन सीख रहे होंगे, कहीं कुछ और सीख रहे होंगे. यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हम सीख रहे. सो पैरामीटर्स वो चीज़ होते हैं जो मॉडल्स को प्रिडिक्शन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं. KNN के कोई पैरामीटर्स नहीं है. देन व्हाट अबाउट K भी तो एक चीज़ है, K की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं. सो K इज़ व्हाट वी कॉल अ हाइपर पैरामीटर. हाइपर पैरामीटर वो चीज़ होता है जो लर्निंग या प्रिडिक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है. यानी आपने K1 किया और उसकी एक सर्टन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी एक सर्टन लर्निंग का अंदाज है या प्रिडिक्शन का अंदाज है, लेकिन ये उस तरह का पैरामीटर नहीं है जिस तरह के पैरामीटर्स हम आगे जाकर देखेंगे. कि फॉर एग्जांपल आप यही समझ लीजिए कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, उस इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर जो डिफरेंट वेट्स होते हैं जो लाइन की के इंटरसेप्ट्स को कंट्रोल करते हैं, लाइन की ओरिएंटेशन को कंट्रोल करते हैं कि उसको चेंज करेंगे तो लाइन रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, दाएं चली जाएगी, बाएं चली जाएगी. इस किस्म की डिसीजन बाउंड्री को कंट्रोल करने वाले जो नॉब्स हैं वो यहाँ कोई नहीं लगे हुए. यहाँ एक नॉब है आपके पास के की वैल्यू क्या रखनी है, लेकिन वो नॉब के की हर वैल्यू के लिए बहुत एक सेट प्रॉपर्टीज हैं जो उसके साथ आ जाती हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ हाइपर पैरामीटर. सो ये आपको एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एक हाइपर पैरामीटर की एग्जांपल मिल रही है. अगले लेक्चर्स में जैसे जैसे हम बाकी एल्गोस करेंगे आपको समझ आता जाएगा कि हाउ दिस इज सो डिफरेंट फ्रॉम द पैरामीटर्स जो कि हम यूज़ करेंगे, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी. ठीक है, और इस हाइपर पैरामीटर की वैल्यू चूज़ करने को हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहते हैं. वो भी हम अभी जाकर थोड़ा आगे देखते हैं कि किस तरह से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की जाती है. अच्छा, सो KNN एल्गोरिदम बोथ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. सो क्लासिफिकेशन में तो आपने देख लिया कि यू जस्ट चूज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास लेबल. आपके K नियरेस्ट नेबर्स के अंदर जो सबसे कॉमन लेबल होता है वो चूज़ कर लेते हैं. रिग्रेशन भी बहुत आसान है. आपने K नियरेस्ट नेबर ढूंढे और उनकी जो लेबल की वैल्यू थी, बिकॉज रिग्रेशन है ना, तो यहाँ पे आपके लेबल्स की जो है वो रियल वैल्यूड वैल्यूज होंगी. ठीक है ना, तो आपने उन रियल वैल्यूड वैल्यूज का एवरेज ले लिया. दैट्स वन वे. मेरे K नियरेस्ट नेबर, मेरे 5 नियरेस्ट नेबर्स जो हैं उन सब की जो लेबल्स हैं, यानी जो रियल वैल्यूड आउटपुट्स हैं, हाइट्स हैं, वेट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, व्हाटएवर, मैंने उन सब का एवरेज लेके कहा कि ये मैं इस डेटा पॉइंट को असाइन कर देता हूँ. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग दैट. अनदर वे ऑफ डूइंग दैट इज कि आप एवरेज की जगह वेटेड एवरेज कर लें. मैंने आगे एक एग्जांपल भी करनी है, अगर आप थोड़े इसमें अभी कच्चा ये समझ आ रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं, मैंने इसकी एक एग्जांपल भी आपको करवानी है. सो वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि जो नेबर मेरे जितना करीब है मेरे नियरेस्ट नेबर्स में से, लेट्स से मेरे 20 नियरेस्ट नेबर्स में देख रहा हूँ, ये 21 नियरेस्ट नेबर्स देख रहा हूँ, द वंस हु आर क्लोजर probably are a better approximation for the label. हमारी assumption की बेस पे कि जो नियर होता है वो उतना ही मुझ जैसा होता है, सिमिलर होता है. सो नियर इज सिमिलर.
तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि करीब वाले को ज़्यादा वेट दें और दूर वाले को कम वेट दें, और वी कैन यूज़ दिस वेट ऑफ w इज इक्वल टू 1/d, वेयर d इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम x, x मेरा पॉइंट है जिसको हम लेबल लगाना चाह रहे हैं. सो ये वेटेड एवरेज का तरीका भी यूज़ हो सकता है. सो KNN रिग्रेशन के अंदर सिंपल रिग्रेशन भी हो सकती है, यानी सिंपल एवरेजेस भी हो सकती हैं अमंग्स द k नियरेस्ट नेबर्स, या वेटेड एवरेजेस भी हो सकती हैं वेटेड बाय देयर डिस्टेंस फ्रॉम माई टेस्ट डेटा पॉइंट. एक और जो खूबी है इस एल्गोरिदम की या प्रॉपर्टी है इस एल्गोरिदम की, वो इसका इंस्टेंस बेस होना है. इंस्टेंस बेस का मतलब ये है कि ये कोई एक्सप्लिसिट जनरलाइजेशंस करके कोई हाइपोथेसिस नहीं बना रहा, ये कुछ ट्रेनिंग डेटा से कुछ सीख के नहीं बैठा हुआ, बल्कि इसने एक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टेंसेस अपने पास सेव की हुई हैं, पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा पड़ा हुआ है, और अब जैसे ही कोई नई टेस्ट इंस्टेंस आती है ये ट्रेनिंग डेटा के अंदर जाकर देखता है कि जी इसके सबसे ज़्यादा करीबी चीज़ कौन सी थी. सो इट्स बेसिकली कंपेयरिंग इंस्टेंसेस विद इंस्टेंसेस, नॉट कंपेयरिंग न्यू इंस्टेंसेस विद सम प्रोबेबिलिटीज़. ये नहीं कर रहा, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास कहीं हेड्स और टेल्स की लेबल्स लगे होने थे किसी चीज़ के अंदर, कॉइन टॉसेस के ऊपर, और KNN का तरीका ये होगा कि ये उन इवेंट्स की इनपुट्स के साथ कंपेयर करके देखेगा कि लेबल हेड होना चाहिए या टेल, जबकि एक दूसरा एल्गोरिदम हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बैठा हो कि हेड की कितनी होती है, टेल की कितनी होती है, और उस हिसाब से नए आने वाले इंस्टेंस को लेबल लगा रहा हो. तो यहाँ पे इट्स जस्ट कंपेयरिंग इंस्टेंसेस विद इंस्टेंसेस. इसका फ़ायदा क्या है, ये नए और अनसीन डेटा पे बड़े आराम से अडेप्ट हो जाता है. यानी जो फीचर की वैल्यूज़ आपके टेस्ट डेटा में आई हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपने कभी देखी भी हों अपने ट्रेनिंग डेटा में. हमने अभी देखा है कि जहां हम कहीं पर भी पूरे के पूरे उस ग्राफ के अंदर, ये जो हम ग्राफ बना रहे थे, और फ़र्ज़ करें ये मेरा एक पॉइंट था, ये रेड मेरे 2-3 पॉइंट्स थे, और मैं यहाँ पर लेट से 1-2 ब्लू भी लगा लेता हूँ, ये मेरी ब्लू क्लासेस थी. तो हमने वैल्यू जो देखी हुई हैं वो खाली इन पॉइंट्स की देखी हुई हैं, लेकिन जो मेरा टेस्ट डेटा आता है फॉर एग्जांपल वो ये आता है, या ये आता है, या ये आता है, मैंने इन पॉइंट्स को कभी नहीं देखा अपने टेस्ट डेटा, अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर. इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू x की और ये वाली वैल्यू y की, मैंने कभी भी नहीं देखी है, लेकिन उसके बावजूद बड़े आराम से ये इस इंस्टेंस से और इस इंस्टेंस से कंपेयर करेगा, और लेट से 1n की बेस के ऊपर इसको एक लेबल असाइन कर देगा, इसको रेड का लेबल दे देगा. तो लिहाजा, और ये चीज़ आपको अभी लग रहा है कि बड़ी ये तो कॉमन सी बात है, जब हम और एल्गोरिदम्स पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि बाज़ दफ़ा ये एल्गोरिदम पूरे का पूरा यानी घबरा जाता है. I cannot give you a mathematical term here. आपका एल्गोरिदम घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, ये क्या फीचर की वैल्यूज आ गई हैं तो कभी मेरे आई ही नहीं थी ट्रेनिंग डेटा के अंदर, और उस चीज, और वो सरप्राइज हो जाता है. बाय द वे, द टर्म्स दैट आई एम यूजिंग हियर, I'll convert them into maths when we'll get to those algorithms. We'll talk about surprise, we'll talk about certainty and uncertainty, and we'll talk about infinite surprise as well. तो वो infinitely surprise हो जाता है कि ये वाली चीज़ कहाँ से आ गई. यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं, जो मर्जी फीचर की वैल्यू हो इसने क्लोजेस्ट निकालना है. तो लिहाजा दिस इज अ रियली बिग प्लस for this KNN algorithm कि ये अनसीन डेटा पे बड़े आराम से अडेप्ट हो जाता है. जिसका नुकसान है वो ये है कि क्योंकि हर आने वाले टेस्ट इंस्टेंस को इसने पूरी के पूरे ट्रेनिंग डेटा से कंपेयर करना है, सबसे इसने डिस्टेंसेस निकालने हैं, और फिर उसमें से टॉप इसने पकड़ लेने हैं, मिनिमम जो डिस्टेंसेस है, मिनिमम के डिस्टेंसेस पकड़ लेने हैं. तो लिहाजा इसका ये जो है ना प्रिडिक्शन, वो हमेशा n स्टेप इन्वॉल्व करती है कि हर एक n चीज़ से कंपेयर करना है, और उसमें भी आप देखेंगे कि अगर वो n चीज़ें हर एक d डायमेंशनल हैं तो फिर वो n इंटू डी में चली जाती है. ये कम्प्लेक्सिटी हम आगे जाकर एनालाइज करेंगे इसकी. अच्छा जनाब, एंड देन फाइनली KNN इज़ व्हाट वी कॉल अ लेजी लर्निंग एल्गोरिदम. सो ये अपनी कंप्यूटेशंस को डिले करता है उस वक्त तक जब तक आप इससे कोई क्वेरी नहीं पूछ लेते. यानी आप इसको ट्रेनिंग डेटा देंगे ना, ये रख लेगा अपने पास, उसको जिस भी फॉर्म में वेक्टर बना के जो कुछ करके रख लेगा, कोई ट्रेनिंग नहीं करेगा. देयर इज नो ट्रेनिंग फेज. अब ये सुकून से बस बैठा हुआ है. अब आपको ज़रूरत पड़ी और आपने इससे कहा कि भाई ये टेस्ट इंस्टेंस है, इसका लेबल बताओ, उस वक्त अब ये पहली दफ़ा मैथ्स करना शुरू करेगा, तब ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेगा, तब मिनिमम निकालेगा, के नियरेस्ट नेबर्स फाइंड करेगा, और आपको क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का आंसर देगा. एज अपोज टू ईगर लर्निंग, जहाँ पे आप पहले से ही कुछ सीख साख के बैठ जाते हैं और उसके बाद आपको ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत भी नहीं रहती, आप ट्रेनिंग डेटा को साइड पर कर देते हैं. यही आप देखेंगे बेस में होगा, यही रिग्रेशन में होगा कि वो ट्रेनिंग डेटा की उसके पास ज़रूरत ही नहीं रहेगी. सीख लिया जो उससे सीखना था, आप बेशक ले जाएं आप ट्रेनिंग डेटा, अब आप टेस्ट इंस्टेंसेस देते जाएं, वो आपको बताता जाएगा लेबल्स क्या. यहाँ पे यू ऑलवेज नीड द ट्रेनिंग डेटा. सो
इन मैनी सेंसेज इट्स लाइक यू, आपको जब असाइनमेंट दी जाएगी तो आप उसको उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आपकी डेडलाइन से एक दिन पहले का वक्त नहीं आ जाता. सो इट्स अ लेजी लर्नर इन मैनी वेज, लाइक यू गाइज, जिस तरह से आप करते हैं. और उस वक्त आपको पहली दफ़ा पता लगता है कि असाइनमेंट कितनी लंबी है और इसकी डेडलाइन एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि बाय द वे याद होगा आपको इस दफ़ा नहीं मानी जाएंगी. अच्छा जनाब, सो इसमें एक स्ट्रेंथ क्या है इस चीज़ की कि ये कंटिन्यूसली अपडेटिंग द ट्रेनिंग डेटा के लिए बहुत अच्छा है. यानी देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक एल्गोरिदम था, मैंने उसे ट्रेनिंग डेटा दिया, उसने उससे कुछ सीखा, उसे सीखने में हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, लिटरली बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल होता है आपका ट्रेन करना और कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है. वो करके बैठे, साथ ही आपको लाकर मैंने कहा ये 50,000 और इंस्टेंसेज हैं, इसको भी ट्रेनिंग में डाल दें. अब आप कहेंगे मैं पूरा ट्रेनिंग दोबारा चलाऊँ, जबकि KNN के अंदर ये ऑगमेंट करना कोई मसला नहीं. मैं आपको जितना मर्जी जब मर्जी नया ट्रेनिंग डेटा ला दूं, आप उसको ट्रेनिंग डेटा में डाल देंगे, खत्म हो गई कहानी. कुछ सीखना तो है नहीं. अब नया टेस्ट पॉइंट आएगा तो अब इस नया डेटा शामिल है उसके अंदर, जिससे आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे. तो फॉर एग्जांपल इन केसेस लाइक रिकमेंडर सिस्टम, जैसे आपके अमेजोन की रेटिंग्स हैं या आपकी दराज की रेटिंग्स हैं या किसी भी और वेबसाइट की रेटिंग्स हैं, उन रेटिंग्स के अंदर जैसे जैसे रेटिंग स्टार रेटिंग्स आती जा रही हैं, साथ साथ आपकी प्रिडिक्शन भी बदलती जा रही है कि इस किस्म के प्रोडक्ट जो हुए हैं जिनके इनपुट फीचर्स ऐसे हों जैसे इस प्रोडक्ट के हैं. फॉर एग्जांपल कैमरा है तो इसका लेट्स से रेजोल्यूशन इतनी है और इसकी बैटरी लाइफ इतनी है और इसका जो है वो लेट्स से ISO इतना है. इन फीचर्स की बेस के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको यूज़र 5 स्टार रेटिंग देगा, या रिग्रेशन बना लें कि 0 से लेकर 5 के बीच में कोई रेटिंग देगा. तो अब ये रिग्रेशन करने के लिए जैसे जैसे रिव्यूज़ आते जा रहे हैं, KNN उसको आराम से डालता जाएगा अपने ट्रेनिंग डेटा के अंदर, और अब वो अपडेटेड रहेगा, ऑलवेज मोस्ट अपडेटेड रहेगा जैसे जैसे नया डेटा आता जाएगा. दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू विद अदर एल्गोरिथम्स, दिस इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू डू विद एन एल्गोरिथम लाइक KNN, और ये इसका एक बहुत अच्छा यूज़ केस है. प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज स्लोअर टू एवेल्युएट एंड इट नीड्स टू स्टोर द होल ट्रेनिंग डेटा. स्पेस भी बहुत चाहिए और मुसलसल चाहिए, और साथ ही साथ ये स्लो भी है. जब भी आप इसको एक नया टेस्ट इंस्टेंस देंगे, इसने बैठ के अब आराम से कैलकुलेशन पूरी करनी है. सो इट टेक्स टाइम. तो ये प्रोज एंड कॉन्स आप जहन में रखें कि इस एल्गोरिदम के बहुत से आ रहे हैं. सो इट्स अ नॉन पैरामीट्रिक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिदम विच इज इंस्टेंस बेस्ड एंड लेजी लर्नर. ठीक है. All right, Ji. So now let's start looking at the next big question, and that question is about the similarity or the distance measure. So हम जब के nearest neighbors कह रहे हैं, तो what do we even mean by the term nearest? तो वो एक बहुत, as you can see, कि हमारे लिए ये बहुत central importance की चीज़ है इस algorithm में कि nearest clearly defined हो. अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह के हम measures देखते हैं. एक मैं आपको पहले ये clear कर देता हूँ. एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं similarity, और एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं distance. ठीक है. सो सिमिलैरिटी एंड डिस्टेंस बेसिकली ऑपोजिट साइड्स हैं एक ही चीज़ को देखने के. दो चीज़ें अगर बहुत एक जैसी हैं, अगर मैं सिमिलैरिटी फाइंड कर रहा हूँ तो वो उनके बीच में सिमिलैरिटी का नंबर हाई होगा. ठीक है. लेट्स से कि मैंने स्केल कर दिया है सिमिलैरिटी को बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है. तो अब इस 0-1 स्केल सिमिलैरिटी में अगर दो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होंगी तो हम कहेंगे ये 1 है, और अगर बिल्कुल डिसिमिलर होंगी तो हम कहेंगे 0 है, एंड देन स्केल्ड बिटवीन देम वुड बी अदर वैल्यूज. ठीक है. डिस्टेंस में इसका ऑपोजिट है. दो चीजें अगर बहुत सिमिलर हैं, बहुत करीब हैं, तो डिस्टेंस बहुत कम होगा, 0 के करीब होगा. जबकि अगर वो चीजें एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं तो इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, 1 के करीब होगा. अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि स्केल हुए हुए, हमेशा स्केल हुए हुए नहीं होते, ये मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ. अगर ये स्केल हुए हुए हों तो देन सिमिलैरिटी, योर सिमिलैरिटी इज बेसिकली 1 माइनस डिस्टेंस, और योर डिस्टेंस इज बेसिकली 1 माइनस सिमिलैरिटी. ठीक है. तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ये इन दोनों का आपस का ताल्लुक है. तो इससे कभी कंफ्यूज ना होइएगा, आप टर्म सुनेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी या आप सुनेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो ये दोनों की दोनों टर्म्स यूज हम करते हैं. अच्छा, दूसरी बात, जो अभी तक हमने पिछली तस्वीरों के अंदर विजुअली देख रहे थे, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस था. जरूरी नहीं है कि हमेशा यही डिस्टेंस हमारे लिए बहुत अच्छा डिस्टेंस हो. दिस इज लाइक ये वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है, और बहुत से केसेस में ये बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन इसके अपने प्रॉब्लम्स भी हैं. ठीक है. तो हमारा KNN बहुत डिपेंड करता है सेंट्रली कि हमने डिस्टेंस या सिमिलैरिटी का मेजर क्या यूज़ किया है. अच्छा, अब ये मेजर डोमेन टू डोमेन भी वेरी करते हैं. सो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में या NLP के अंदर और तरह के डिस्टेंसेस हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे. इमेज के डोमेन में और तरह के डिस्टेंसेस अच्छा परफॉर्म करेंगे. हो सकता है न्यूमेरिकल डोमेन में या और प्रॉब्लम्स में हमारे लिए और डिस्टेंसेस अच्छा परफॉर्म करें. तो मैं सारे के सारे तो ऑब्वियसली नहीं कवर कर सकता और ना कवर करूँगा. आपको शुरू में जो लिंक्स दिए गए हैं उनमें एक लिंक है जिसने, एक पेपर है बेसिकली, जिसने 8 फैमिलीज ऑफ डिस्टेंसेस को कंपेयर किया हुआ है, और बेसिकली टोटल 54 डिस्टेंसेस कंपेयर किए हुए हैं. आई विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट 3.
बट वहाँ पर अगर आपने मज़ीद डिटेल्स चाहिए हो तो यू कैन लुक एट दैट पेपर, एंड इवन दैट पेपर इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव. उसने टेक्स्ट के और NLP के एंगल से ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखा हुआ, तो उसके अलावा भी बेतहाशा डिस्टेंसेज हैं. तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस और द चॉइस ऑफ डिस्टेंस डिपेंड्स अ लॉट ऑन द एग्जैक्ट प्रॉब्लम. उसके हिसाब से सोचना होता है कि विच डिस्टेंस मेक सेंस फॉर दिस. कहीं को रिलेशन मेक सेंस कर रही होती है, कहीं कोसाइन सिमिलैरिटी मेक सेंस कर रही होती है, कहीं एडिट डिस्टेंसेस मेक सेंस कर रहे होते हैं कि कितना एडिट्स करें एक स्ट्रिंग के अंदर तो ये दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी, जहां एडिट इज डिफाइंड एज डिलीशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर और इंसर्शन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर. कभी कभी इसमें एक और चीज़ ट्रांसपोजिशन भी आ जाती है. तो एडिट डिस्टेंसेज NLP की डोमेन में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्टेंस का मेजर है. Similarly, we can look at set overlaps and intersection over unions. So वो भी एक और Jacquard similarity और Jarrow distances और इस तरह की चीज़ें. There are a lot of ways in which we can define similarities and distances. With that in mind, let's look at just one family of distances. ये बहुत generic हैं और हर field में use ज़रूर हो जाते हैं with their own pros and cons. मैं सिर्फ इनकी बात करता हूँ, इनसे थोड़ा सा आपके जहन में कुछ clarity चीज़ों की आ जाए. But the idea is that use of distance will depend on the problem. So this family is known as the Minkowski distance. ये एक generalized form है बहुत से distances की, जो जिसमें से तीन basically Euclidean, Manhattan और Chebyshev distances हैं. हम इन तीनों को सिर्फ देखेंगे और Minkowski distance के general formula को देखेंगे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. Alright, so the Minkowski distance between two n-dimensional vectors, let's say हमारा vector p और vector q है, ठीक है. इनके बीच में अगर मैं distance निकाल रहा हूँ, so p let's assume is n-dimensional p1 to pn and q is n-dimensional q1 to qn. So the Minkowski distance between these two would be defined as the sum over all dimensions. और हमने क्या किया, p की सारी dimensions को q की सारे feature dimensions में से minus किया, raise it to the power of a, and then you take the eighth root of the whole thing. ठीक है. अब ये यहाँ पर इस पे एग्जाम्पशन ये भी है कि a is greater than or equal to 1. ठीक है. इसको घूरें थोड़ी देर के लिए, इसको ज़रा सोचें इसके बारे में एक आध मिनट बेशक वीडियो पॉज करके कि ये आपके सामने जो चीज़ बनी हुई है ये क्या नज़र आ रही है. All right, hopefully you have thought about it a little bit. कुछ चीज़ों की सेंस बनना शुरू हुई है. अब मैं आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछता हूँ. What would happen when a is equal to 1? Now this is a well-known distance. When a is equal to 1, then pi minus qi raised to power 1 हो जाएगा. पूरी चीज़ का कोई ज़ाहिर है फिर रूट नहीं आ रहा होगा. So this is basically just adding the absolute differences between corresponding dimensions of the two vectors. ठीक है. अगर a is equal to 2 है तो ये आपका familiar Euclidean distance है कि आपने सारी की सारी dimensions की differences लिए, उनको square किया और पूरी चीज़ का sum का अंडर रूट ले लिया. ठीक है. ये आपका वही familiar Pythagoras theorem से आया हुआ distance है. हम हमेशा इसको यूज़ करते रहे हैं, बहुत बचपन से हमने सीखा हुआ होता है. This is the shortest path between two points जो कि निकलता है. All right. And then finally, what if a is equal to infinity? A approaches to infinity. Yeah, equal to infinity is not the right way of dealing with it. Let me quickly fix this. So this should be a when a approaches to infinity. Then what would happen? So then it's called the Chebyshev distance. और बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में इसकी आउटकम निकलती है. मैं ये भी चाहूँगा कि आप ज़रा अपने आप को टेस्ट करें. मैथ्स तो आप सब ने पढ़ा हुआ है, कैलकुलस वगैरह पढ़ के आए हुए. ज़रा इसका Chebyshev डिस्टेंस आगे जाए बगैर खुद से निकालें, क्या निकलेगा. What would happen when limit a approaches to infinity? तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा. एक दफ़ा खुद से ज़रूर निकालें, आगे जाकर मैंने बहुत तफसील से आपको समझाना है कि वो क्या निकलता है और किस तरह निकलता है. ऑलराइट, कुछ कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं. ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं कि जब हम कोई डिस्टेंस मैट्रिक डिफाइन करते हैं तो उस पर आमतौर पर ये कंस्ट्रेंट्स को मेक श्योर करते हैं कि मीट करती हूँ. अच्छा, अब ये भी नहीं है कि ये हमेशा मीट करती हैं. ऐसा भी होगा कि मीट नहीं भी कर रही होंगी तो फिर भी हम पर्टिकुलर डिस्टेंस मैट्रिक यूज़ करेंगे. बट यूजुअली these are the distance matrices that we these are the constraints that we make sure के अप्लाई हो रही हैं बिफोर हम किसी डिस्टेंस को कहेंगे कि जी ये हम यूज़ कर सकते हैं और ये एक वैलिड डिस्टेंस मैट्रिक है. ठीक है. The first one is, so assume कर रहे हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं p and q और इनके बीच का जो डिस्टेंस है dpq, ये डिफाइन कर रहा है इनके बीच का डिस्टेंस. सो द डिस्टेंस बिटवीन p and q, जो पहली कंस्ट्रेंट है वो है नॉन नेगेटिविटी. सो द डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होनी चाहिए. जीरो से नीचे के डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है. सो जीरो से लेकर ये ऊपर कहीं भी हो सकता है. ये अननॉर्मलाइज्ड या नॉन नॉर्मलाइज्ड डिस्टेंस है. नॉर्मलाइज कर दें तो ये जीरो से 1 के बीच में होगा. ठीक है. अदरवाइज ये जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगा. The second property is identity of indiscernible vectors. So for example, दो vectors exactly the same हैं तो फिर उनका distance zero आना चाहिए.
When p is equal to q, then the distance between them should be 0. ठीक है, इसको हम एक और अंदाज से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं थोड़ा सा, इसको ऊपर कंस्ट्रेंट्स हटा के हम कह सकते हैं when p is equal to q then dpq must be minimum. ठीक है, ये दूसरा अंदाज है, लेकिन जाहिर है जब इसको बिल्कुल अगर स्ट्रिक्टली देखें तो वो 0 होना चाहिए. अच्छा, then the other one is the symmetry. Distance from p to q should be equal to the distance from q to p, यानी डायरेक्शन का कोई असर नहीं होना चाहिए डिस्टेंस फाइंड करने पे. And the third one is the triangle inequality, ये आपने पहले पढ़ी हुई. Given a third point r, so let's assume I have p, I have q, and I have this r. So given this third point r, the distance pr, for example मेरे पास distance pr भी है, pq भी है और qr भी है. So इस point पे हम ये कह रहे हैं कि the distance between p and q, यानी ये वाला distance, is always less than or equal to the sum of this and this. इन दो का सम लें तो हमेशा या तो ये pq से बड़ा बनेगा या ये pq के इक्वल आ जाएगा. इक्वल कब आएगा? जिस वक्त ये r जो है ये pq के बीच की लाइन पे कहीं फिट हो रहा है. ठीक है, उस वक्त ये इक्वल आएगा, अदरवाइज ये इससे हमेशा बड़ा होगा. So this is the triangle inequality. ये आपने इससे पहले पढ़ी हुई है. And this is the third point that we need to make sure before calling some distance measure as a viable distance metric for let's say kn and other purposes. लेकिन अगेन वो जरूर ज़हन में रहे कि इसको वायलेशन भी इसकी आप होती हुई देखेंगे, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है. दिस इज जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल. Alright, so the Manhattan distance, the first one where a is equal to 1. So this is just आपने हर dimension के along गए p और q की, और हर dimension के along जाकर आपने उसका difference find करके absolute कर लिया. So you just find the difference in your absolute, you take the absolute, और वो करने के बाद आपके पास ये निकल आया. ये किस तरह का लगेगा आपने जहन में ज़रा visualize करें. So successive dimensions के distances निकाले हैं, उनको positive किया है और उनको आपने sum कर दिया, right? So the distance between 2 points is the sum of the absolute differences of their Cartesian coordinates. It's the total sum of the difference between the x coordinates and the y coordinates. This is for 2 dimensions. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी शक्ल कुछ इस तरह की, this is one particular way of visualizing it. यहाँ पर ये distance बना हुआ है, मैं आगे आपको एक और diagram भी इसकी show करूँगा. But यहाँ green जो नज़र आ रहा है, this is your Euclidean. That's the unique distance between A and B. लेकिन जो आपका मैनहट्टन डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, दैट्स नॉट यूनिक. ये कई सारे भी निकल सकते हैं एंड कई सारे इसमें शॉर्टेस्ट भी हो सकते हैं. सो इट कुड हैव मल्टीपल शॉर्टेस्ट पैथ्स बिटवीन ए एंड बी मैनहट्टन, बट द ए एंड बी यूक्लिडियन शॉर्टेस्ट पैथ इज यूनिक. वो सिर्फ एक ही होता है, और मैं आपको आगे इसकी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा. इसी के लिए बहुत से नाम यूज होते हैं. इट्स कॉल्ड द मैनहट्टन लेंथ और रेक्टिलिनियर डिस्टेंस या L1 डिस्टेंस या L1 नॉर्म. इनको हम नॉर्म्स भी कहते हैं डिस्टेंसेस को. इट्स कॉल्ड द सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, द स्नेक डिस्टेंस, या टैक्सी कैब मेट्रिक, ये भी आप कुछ पेपर्स में पढ़ेंगे. या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, ये तो आपको बहुत मिलेगा, मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बट या इट्स लाइक सिटी ब्लॉक डिस्टेंस इज अनदर वन. और यू कैन सी द रीजन कि सिटी के अंदर अगर आप मूव कर रहे हो, सिटी तरह बना हुआ है रेगुलर अंदाज में जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है, तो फिर मूवमेंट ऑब्वियसली आप बिल्डिंग के बीच में से तो नहीं करते ना, तो आप सड़कों के हिसाब से चलते हैं, तो सिटी ब्लॉक्स के हिसाब से आप खाली मूव करते हैं, राइट? तो इन दैट केस आपको समझ आ जाएगा कि सिटी ब्लॉक डिस्टेंस की टर्म क्यों यूज की जाती है. सो दिस particular distance works well for high dimensional data. अच्छा, now why is that? The reason is कि इसके अंदर कोई भी फीचर्स को स्नब नहीं किया जा रहा, इग्नोर नहीं किया जा रहा. अच्छा, वो कैसे होता है, इग्नोर कैसे होते हैं? यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस हैं बिटवीन कोरिस्पॉन्डिंग फीचर्स, वो डिफरेंसेस उतने ही रहते हैं, सिर्फ ऑब्वियसली डायरेक्शन से उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए कि आप पी क्यू निकाल रहे हैं या क्यू पी निकाल रहे हैं, तो आप उसका जो है वो यहाँ पर उसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं, उसका नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. लेकिन अदर देन दैट आप उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर रहे, कुछ बढ़ा नहीं रहे. सो लिहाजा हम किसी भी ऐसे फीचर को यहाँ इग्नोर नहीं कर देते जिसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, जितना है उतना ही है, और ना ही ज्यादा डिस्टेंसेस को एम्पलीफाई करते हैं. तो आप कहेंगे एम्पलीफाई कब करते हैं? जब हम हायर वैल्यूज ऑफ ए पे जाते हैं, जब हम स्क्वायर कर रहे होंगे डिफरेंसेस को, जब हम क्यूब कर रहे होंगे, जब हम रेज़ टू पावर 4 कर रहे होंगे, उस वक्त हम डिफरेंसेस को एम्पलीफाई कर रहे होंगे. उस वक्त छोटी वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होंगी और बड़ी वैल्यूज अपने स्क्वायर में, क्यूब में, रेज़ टू पावर 4 में तेजी से बढ़ रही होंगी. So differences between small distances and large distances along various feature dimensions, they will be amplified in those cases. और फिर हम देखेंगे कि उससे पूरे फीचर इग्नोर हो जाते हैं, जिसका एक्सट्रीम केस शेबिशेव डिस्टेंस है, कि जहां हर चीज बट द मैक्सिमम डिस्टेंस इग्नोर हो जाता है.
ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं और उसको अभी आगे समझते जाएंगे, लेकिन ये एक बेसिक पॉइंट है जो मैनहट्टन डिस्टेंस के हक में जाता है, जिसकी वजह से इसको बाज़ दफ़ा प्रेफर किया जाता है। नाउ दिस इज द एग्जांपल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर जो दिस इज फ्रॉम विकिपीडिया। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि द रेड, ब्लू और येलो ये तीनों एक जितने डिस्टेंसेज हैं, तीनों आपके मैनहट्टन डिस्टेंसेज हैं और तीनों एक जितने, तीनों शॉर्टेस्ट पैथ्स हैं, जबकि द ग्रीन लाइन इज द यूक्लिडियन व्हिच इज द यूनिक शॉर्टेस्ट पैथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, ऑलराइट। The Euclidean distance, the famous one, the one that we know about. So this is the, ये जो हमारे Pythagoras theorem से हम निकालते हैं और इसको प्रूव करते हैं. So ये इसके बारे में मैं कम ही बातें पुरानी करूँगा. You already know how this is derived और ये किस तरह यूज़ होता है और क्या होता है, और ये किस तरह से ये वाली चीज़ जो मैं डायग्राम में शो कर रहा हूँ, आप ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं. And so this is the Euclidean distance between 2 points P and Q in 2 dimensions. Obviously तमाम चीज़ों को in dimensions पे भी साथ साथ सोचते जाएं. ये न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स के लिए अच्छी चॉइस है जब डेटा डेंस है और कंटिन्यूस है, फीचर्स एक जैसी वैल्यूज पे स्केल्ड हैं, यानी कि सारे के सारे फीचर लेट से 0 से 100 के बीच में, और वो है भी उसके बीच में यूनिफॉर्मली 0 से 100 के बीच में, तब तो इस किस्म की चीज़ों में बिल्कुल भी मसले नहीं है और बड़ी अच्छी ये चॉइस है. However, it's sensitive to extreme deviations in a single attribute. ठीक है, अब वही वाला मसला जो अभी हम बात कर रहे थे, ये स्क्वायर कर रहा है डिफरेंसेस को. सो पी आई और क्यू आई के बीच में अगर किसी एक डायमेंशन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो वो डोमिनेट करने लगेगी, और बहुत कम हो गया तो इसको गायब कर देगा. ठीक है, तो कम डिस्टेंसेस को गायब करता है और ज़्यादा डिस्टेंसेस को ये एम्पलीफाई करता है. सो जो लार्जेस्ट है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस लाना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपको याद होगा जिस वक्त हम रिग्रेशन पढ़ रहे थे तो मैं फीचर नॉर्मलाइजेशन पढ़ी थी, तो वो फीचर नॉर्मलाइजेशन के सारे फीचर्स को एक जैसे स्केल के ऊपर ले आना. सो दैट कुड बी वन पॉसिबल सोल्यूशन टू प्री प्रोसेस सम डेटा एंड मेक इट यूजफुल फॉर हायर वैल्यूज ऑफ मिन्काउस्की डिस्टेंसेस लाइक दिस टू. नेक्स्ट वन इज द बिग वन, शेबिशेव डिस्टेंस. होपफुली आपने इसको जब मैंने कहा था तो करके देखा होगा, और होपफुली आप इस नतीजे पे पहुंचे होंगे. इन आई डोंट नो, अगर आपको ज़बानी याद नहीं था तो हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर कह रहे होंगे यार ये कैसे आ सकता है, ये क्या बात हुई, ये मैक्स कैसे हो सकता है. सो Chebyshev distance between P and Q, basically this is the Minkowski distance where limit a approaches to infinity. When a approaches to infinity तो हम ये कहते हैं कि इसका आंसर ये आ रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है डिफरेंस की किसी भी डायमेंशन के लॉन्ग, सो अब सारी डायमेंशंस i इज इक्वल टू 1 to n सब में डिफरेंसेस निकाले और उसमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस था उसको उठा के बाहर निकाल दिया कि ये इसका आंसर है. सो हाउ डू वी सॉल्व वन टू गेट टू द अदर एंड व्हाट्स द इक्वेशन बिहाइंड दैट? सो फॉर दैट let's assume two vectors. Your p is 2, 3 and so on up to 9, and your q is 4, 6 and up to 10. कुछ भी ये features हो सकते हैं regardless of that. These are two vectors. So आपका जो Chebyshev distance निकलेगा वो इस तरह निकलेगा. So pq निकाल रहे हैं, so 2 minus 4, 3 minus 6, 9 minus 10, और इसकी values आ जाएंगी. अभी ये सब raised to power a है और पूरी the whole thing is raised to power ath root. ठीक है, where a approaches to infinity. इसका एक जरा simple case देखते हैं. Let's make a is equal to 2. When a is equal to 2, अगर आप ओरिजिनल डिफरेंसेस देखते तो अब जरा मेरे साथ साथ रहिएगा और तवज्जो से चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा. इफ यू लुक एट द ओरिजिनल डिफरेंसेस, देयर आर लाइक 2, 3 and 1. दीज आर द ओरिजिनल डिफरेंसेस अलोंग दीज 3 dimensions. जब हम स्क्वायर में आए तो ये 3 minus 2 डिफरेंस जो था, अगर मैं यहाँ पे देखूं इसमें और इसमें कितना फर्क था, तो 1 का फर्क था. यहाँ पे ये फर्क कितना हो गया, 5 का फर्क हो गया. सो दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू हैव बीन एम्पलीफाइड. एंड सिमिलरली अलोंग हियर, ये देखें ना, ये 2, 3 और ये 1 था, जबकि अब ये 4, 9 और 1 हो गया. सो डिफरेंसेस एम्पलीफाई होना शुरू हो गए. व्हाट हैपेंस व्हेन a is equal to 3? देयर इज अ फर्दर एम्पलीफिकेशन. ये ड्रॉप आउट हो गया और ये टॉल होता चला जा रहा है, और ये वहीं का वहीं खड़ा है जहां पर था. सो ये चीज टॉल, बड़ी तेजी से टॉल होती जा रही है. जो इनमें सबसे हाईएस्ट है ना, वो तेजी से बाकियों पे डोमिनेट कर रहा है जैसे जैसे पावर्स बढ़ रही हैं. लेट्स से व्हेन a is equal to 10 क्या होगा? व्हेन a is equal to 10 तो ये सिर्फ 1000 है, जबकि ये 59,000 बन गया, और ये चीज अभी भी 1 पे खड़ी हुई है. सो दिस इज राइजिंग वेरी क्विकली एज a is increasing, and this is rising slowly, relatively slowly to the compared to this, and obviously ये जो बिल्कुल छोटा था वो बिल्कुल ही पीछे रह गया. ठीक है, so now I ask you what happens when a approaches to infinity? क्या होगा ये कि ये जो नंबर है ना, जो भी इनमें सबसे बड़ा है, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाए, जो इन सब में, यानी कि जितना पूरा ये वेक्टर था, इस पूरे डिफरेंसेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, और बाकी सब उसके मुकाबले में रिलेटिव टू इट बहुत ही छोटे हो जाएंगे. so ये बहुत छोटे होंगे कंपेयर टू दिस. तो जो ओवरऑल नंबर है वो लगना शुरू हो जाएगा बिल्कुल ऐसा जैसा ये होगा, बिकॉज नाउ इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. सो दिस इज लाइक
enormously infinitely bigger as compared to the other ones, right? तो लिहाजा ये डोमिनेट कर गया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इसकी तरह लगने लगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी। मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे समझाने के लिए इस अंदाज से लिखा है कि ये जो ब्लू है ना, ये वो चीज़ है जो ये एक्चुअली है। और लेकिन जब when a approaches to infinity तो ये बिल्कुल ऐसी लगना शुरू हो जाएगी जैसे ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ना, ये उस जैसी इसकी शक्ल हो जाएगी उसका। यानी फॉर एग्जांपल इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस इज आई डोंट नो 25 मिलियन, तो ये बाकी सब मिला के जो है ना उसके ऊपर कोई आई डोंट नो 55 और ऊपर आ रहा होगा या कुछ थाउजेंड्स ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है? तो ये इट विल बी क्लोज, और ये इतना भी नहीं, मैंने मिलियंस और थाउजेंड्स किया तो ऑब्वियसली बहुत क्लोज आ गए हैं। लाइक वन इज इन बिलियंस एंड द अदर इज इन फ्रैक्शंस, ठीक है? ऐसा कोई डिस्टेंस समझ लिया, एंड इवन दैट इज नॉट approaching to infinity, that's approaching to a very big number of power लेकिन not infinity, ठीक है? So hopefully you're convinced now कि just when a approaches to infinity तो डिफरेंसेस इतने आपस में बदल जाते हैं, इतने ज़्यादा, जो बड़ा डिफरेंस थोड़ा सा भी बड़ा होगा वो इतना एम्पलीफाई हो जाएगा कि बाकी सबको ड्वार्फ कर देगा और फिर पूरा एक्सप्रेशन उसकी तरह का लगने लगेगा, ठीक है? सो नाउ दिस हैज बिकम दिस limit age approaches to infinity, this max raised to power a whole thing is ath root, so the a and the ath root will cancel each other out and we're gonna be left with this max. By the way sorry मैंने यहाँ पर ये मैं correct कर दूंगा slides में upload होने से पहले, लेकिन यहाँ ये a नहीं है, so this is just the Chebyshev pq is max pi minus qi absolute, so it's the maximum absolute difference between for any one dimension, ठीक हो गया जी? तो ये खाली ये क्या करेगा, अब इंट्यूटिवली सारी की सारी डिमेंशंस में से जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो रिटर्न देगा। अच्छा फिर ये यूजफुल कब है? सो दिस इज यूजफुल when the distance between two vectors is the greatest of their differences along any coordinate dimension। तो हम सिर्फ ये कह रहे हो कि बस मुझे ये बता दो कि किस डायमेंशन में हाईएस्ट है, तो शेबिशेव डिस्टेंस यूज करना है, ठीक है? तो ये कुछ चेस बोर्ड की एग्जांपल्स भी दी जाती हैं और भी इसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं। तो ये मैक्स वाले केस के अंदर जब भी आपको ज़रूरत पड़ रही हो कि मुझे बाकी सब की ज़रूरत नहीं, बस मैक्स रिटर्न कर दो, किस डायमेंशन में किस फीचर वेक्टर का असर सबसे ज़्यादा हो रहा है, सॉरी किस फीचर का असर इस वेक्टर में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो फीचर है उस फीचर को पकड़ने का भी एक अच्छा तरीका है यूजिंग Chebyshev distances। So when two objects are to be defined as different if they are different in any one dimension, जब भी कभी ऐसी definition यूज हो रही हो तो Chebyshev distance is your distance to go to। It's also called chessboard distance or maximum metric or L infinity metric and so on। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के और एक्स के जे और एक्स के आई के बीच में डिस्टेंसेज हैं। ग्रीन इज द यूक्लिडियन, रेड इज द मैनहट्टन, एंड वी आर अज्यूमिंग कि ये वाली ऊपर वाली डिमेंशन है ना, ये वाला ज़्यादा बड़ा है, तो अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो शेबिशेव डिस्टेंस इसकी इक्वल होगा, ठीक है? All right, जी. So now we are ready to look at the KNN algorithm. So we're ready for the algorithm. So what's the KNN algorithm? It's extremely simple. It's not very difficult. आपको अब तक अपने जहन में खुद भी बन गया होगा, लेकिन I'm sure कि आप में से कुछ प्रोग्रामिंग वाले नहीं हैं, उन्हें शायद थोड़ा सा इस पर सोचना पड़े, तो आप लोगों के लिए मैं इसको ज़रा इजी करके दोहराने की कोशिश करता हूँ। So let's assume हमारे ट्रेनिंग सैम्पल्स डी हैं और ये हैं x1, y1, x2, y2, xn, yn, ये सारे के सारे, where this xi is basically a vector and it's an m dimensional vector, ठीक है? सो बेसिकली ये आप समझ लें कि यहाँ पे आपके बैग ऑफ वर्ड्स फीचर्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे आपका आई डोंट नो स्पैम और नॉट स्पैम लिखा हुआ है, ठीक है? ये स्पैम नॉट स्पैम लिखा हुआ है, ये बैग ऑफ वर्ड फीचर्स हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। फर्ज करें आपके वोकैबुलरी साइज v इज इक्वल टू m, सो दिस इज योर m डिमेंशनल वेक्टर, ठीक है? जो आपके एल्गोरिथम ने आउटपुट करना है वो टेस्ट एग्जाम्पल, हम हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं हमारा टेस्ट सैंपल जो है वो डी है, जिसके साथ भी एक वेक्टर है और उसका हमें लेबल नहीं पता क्या है, दिस लेबल इज द क्वेश्चन मार्क, ये हमें मालूम नहीं है। सो यहाँ पर आपको एसेंशियली सिर्फ x मिल रहा है, ठीक है? y नहीं मिल रहा, y इज लाइक अ प्लेस होल्डर, एंड दिस k जो आपने फराहम किया, दिस इज द हाइपर पैरामीटर कि किस k को यूज करना है। सो अब ये सब कुछ आ गया। सो नाउ आपने करना क्या है एज एन आउटपुट, आपने सिर्फ ये बताना है कि ये जो आपने डी प्रोवाइड किया था इसका लेबल क्या है। सो लेट्स से ये स्पैम है या ये नॉट स्पैम है, ठीक है? आपने इसका लेबल बताना है सिर्फ। सो एल्गोरिथम क्या है? स्टेप 1, यू कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एवरी सैंपल इन दिस कैपिटल डी। सो अपने टेस्ट डेटा पॉइंट को सारे के सारे डेटा सेट x1, x2, x3, x4 सबके साथ इसके डिस्टेंसेस निकालने, फर्ज अपने जहन में यूक्लिडियन समझने, सो सबका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने, निकल आया, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में जाएं। नाउ यू नीड टू फाइंड योर सेट जिसके अंदर आपके के सैंपल्स होंगे जो क्लोजेस्ट हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने सारे के सारे एन डिस्टेंसेस में से जाकर के स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, ठीक है? अभी अपने जहन में थोड़ा इसके एल्गो सोचना शुरू कर दें कि हाउ डू यू फाइंड के स्मॉलेस्ट नंबर्स
इन एन एरे, एक एरे में आपके पास नंबर्स पड़े हुए, एरे सॉर्टेड नहीं है, उसमें से आपको अगर मिन चाहिए तो मिन निकालने का क्या तरीका है, मिनिमम निकालने का क्या तरीका है? सो यू गो फ्रॉम लेट्स से 0 टू n-1, शुरू से आखिर तक उस पूरे के पूरे वेक्टर के ऊपर जाएंगे और उसके अंदर से जो मिनिमम वैल्यू है वो उठा लेंगे. सो यू मे नीड अ टेम्प, और उस टेम्प को आप कंपेयर करते चले जाएंगे और आप मिनिमम उसमें से निकाल लेंगे. दैट्स द वे यू फाइंड द मिन. ऑलराइट, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने दो मिनिमम ढूंढने, यानी द स्मॉलेस्ट एंड द वन नेक्स्ट टू इट, सो k इज इक्वल टू 2 करना है आपने, तब क्या करेंगे? तब भी आप ये कर सकते हैं, दो टाइम रख लेंगे अपने पास और पूरी की पूरी अरे पर एक दफा जाएंगे और कर लेंगे. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड और अपने जहन में सोचते चले जाएं कि ये एल्गो आप इंप्लीमेंट कैसे कर रहे होंगे. इन द फाइनल स्टेप, अब आपके पास k नियरेस्ट नेबर्स आ गए. इन द फाइनल स्टेप आप अपने सेट s ऑफ d के अंदर, s सब d के अंदर जाकर आप मेजॉरिटी क्लास का लेबल ढूंढ लेंगे. यानी ये देखेंगे कि जी मेरे पास जो मेरे पास आया है s सब d, इसके अंदर लेट्स से जो मेरे पास x1 फॉर एग्जांपल आ गया था, x1 y1 पड़ा हुआ था, इसमें x7 y7 फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ था, आई डोंट नो, दो ही थे फॉर एग्जांपल. तो इन दोनों के लेबल्स के अंदर से, या फर्ज करेंगे तीन थे, चले मैं यहाँ नीचे एक लिख देता हूँ, x8 और लेट्स से y8 भी इसमें था. तो अब मैंने लेबल कौन सा मुझे चाहिए जो इन y1 y7 और y8 में जो सबसे कॉमन लेबल होगा. सो लेट्स से स्पैम नॉट स्पैम था, तो अगर इनमें से दो स्पैम है तो वो दे दें, और अगर दो नॉट स्पैम है तो वो दे दें लेबल. ठीक है, दैट्स योर एल्गोरिथम, दैट्स व्हाट इट्स डूइंग. एंड अगेन नोट कि all of the action is taking place in the testing phase. The training phase is essentially just to clean or normalize the data या store the data, और आपकी ट्रेनिंग में कुछ काम नहीं हो रहा. Alright, so I think now we are ready for an actual example. I've just turned on my camera for a second just to reassure you that I'm indeed here. So एक real example करके देख लेते हैं जिसमें classification और regression दोनों हो रही है. And I'm just borrowing the example from the previous one जहाँ पर हमने कुछ features लिए थे like the height and the weight and the blood pressure systolic and diastolic, और साथ हमने ये देखा था कि एक categorical feature है heart disease का, और एक हमारे पास रियल नंबर्ड फीचर है, रियल नंबर लेबल है कोलेस्ट्रॉल लेवल का. और अब हम देखना चाहते हैं कि KNN यूज़ करते हुए फॉर दिस न्यू टेस्ट इंस्टेंस जो आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है रेड के अंदर, इस न्यू टेस्ट इंस्टेंस को हम क्या कैटेगोरिकल लेबल दे सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हम इसका फाइंड कर सकते हैं, यानी इसकी रिग्रेशन क्या कर सकते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी आप लास्ट कॉलम के अंदर देख रहे हैं कि मैंने यूक्लिडियन डिस्टेंसेस सारे कैलकुलेट कर लिए हैं. सो आपको मैं इंकरेज करूँगा कि अपने तौर पर भी करके देख लें. मैंने इसको क्विकली एक्सेल के अंदर लिखा था, यू कैन जस्ट डू इट बाय हैंड. ये आपके यूक्लिडियन डिस्टेंसेस निकल आए. नाउ इन अमंग्स्ट दीज यूक्लिडियन डिस्टेंसेस अगर मैं ये देखूं कि सबसे क्लोजेस्ट कौन से हैं, तो वो ये तीन हैं, ये 7, 16 और 15. ये क्लोजेस्ट मेरे नियरेस्ट नेबर्स हैं. मैं यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि मैं k इज इक्वल टू 3 यूज़ कर रहा हूँ. आई शुड हैव रिटन दैट. तो लेट्स डू दिस फॉर k इज इक्वल टू 3. अब इस k इज इक्वल टू 3 के लिए अगर मैं क्लासिफिकेशन की आउटपुट लिखना चाहता हूँ इस नए वाले एलिमेंट के लिए, तो इस नए इंस्टेंस के लिए, टेस्ट इंस्टेंस के लिए, तो वो क्या निकलेगी? देयर आर 2 yes एंड देयर इज 1 no, तो दैट मीन्स कि दिस वुड बी अ yes. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. तो दिस वुड बी अ yes. और उसके बाद अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी रिग्रेशन की वैल्यू क्या निकलेगी, यानी इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, तो एज यू नो हमने बात की थी कि हम एवरेज ले लेंगे. यहाँ पे मैं वेटेड एवरेज यूज़ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट यूजिंग प्लेन एवरेज. वो प्लेन एवरेज लेंगे तो इट कम्स आउट टू 173.33. सो दिस कम्स आउट टू बी 173.3. सो दिस इज़ एज सिंपल एज दिस, कि इस तरह से आप बहुत आसानी से किसी भी डेटा सेट के ऊपर किसी भी नई टेस्ट इंस्टेंस को कंपेयर करेंगे. सबसे ऑब्वियसली आपने ये सारे के सारे यूक्लिडियन डिस्टेंसेस पहले निकाले हैं, फिर इसमें से इसको सॉर्ट किया है, या फिर आपने जो है मिन फाइंडर या मैक्स फाइंडर यूज़ किया है. इसके अंदर जो भी आपको ज़रूरत पड़े, इस केस में आपको मिन फाइंडर की ज़रूरत होगी. सो यू यूज़ द मिन फाइंडर टू फाइंड द मिनिमम एंड देन द नेक्स्ट मिनिमम एंड देन द नेक्स्ट मिनिमम. 3 मिनिमम्स आपके पास आ गए. या आप इसको स्टोर ही इनिशियली इस तरह से करते कि आपको मिन ढूंढना ना पड़ता, वो ऑलरेडी सॉर्टेड आ जाता. तो डेटा स्ट्रक्चर्स आई होप कि आप सब लोगों ने किसी न किसी पॉइंट पे पढ़ा हुआ है एंड यू नो अबाउट दीज एल्गोरिथम्स. अगर नहीं भी मालूम तो आगे हम एक स्लाइड में इसकी कंप्लेक्सिटी की बात करेंगे. एंड देन आई ऑल्सो प्लान टू गिव यू फ्यू एल्गोरिथम्स फॉर इम्प्रूविंग दिस कंप्लेक्सिटी, जो इसकी बेसिक कंप्लेक्सिटी है. Now let's look at a real success of KNN, जो कि हमें मालूम है कि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर के नियरेस्ट नेबर का एल्गोरिथम बहुत अच्छा काम करता है, एंड दैट इज हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन. सो ये आइसोलेटेड डिजिट्स हैं, ये काट के अलग किए हुए, सबके सबको हमने 16 by 16 पिक्सल्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एज यू कैन सी ऑन द राइट. और ये
8 बिट ग्रे स्केल है, यानी हर पिक्सल जो है इसकी 256 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। सो 0 to 255 इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। सो इट वेरीज बिटवीन प्योर ब्लैक एंड प्योर वाइट, और ये ग्रे स्केल के हमारे पास पिक्सल्स हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर ये ढूंढना है कि जो ये हैंड रिटन डिजिट है ये कौन सा डिजिट था, इज इट 0, इज इट 1, इज इट 2 अप टू 9, ये कौन सा डिजिट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास यू कैन इमेजिन कि हमने इसके जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो कितने होंगे। तो इसके नंबर ऑफ फीचर्स 256 होंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 इसके फीचर्स होंगे। सो 256 इसके फीचर्स, यानी हर पिक्सल जो है वो एक अलग फीचर है और हर फीचर की 256 डिफरेंट वैल्यूज हैं, राइट। सो नाउ गिवन माय लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा, फर्ज करें यही जो ट्रेनिंग डेटा मुझे नज़र आ रहा है ये तो खाली 10 डिजिट्स का है, ये बहुत बड़ा मेरे पास लेट्स से एमनेस्ट का डेटा सेट है मेरे पास, जिसके अंदर ये सारे के सारे डिजिट्स पड़े हुए हैं और इनके बिट मैप्स पड़े हुए हैं और इनको लेबल लगे हुए हैं कि ये सही में डिजिट्स कौन से हैं। नाउ व्हेन अ न्यू टेस्ट इंस्टेंस कम्स इन, तो उस नए टेस्ट इंस्टेंस के लिए मैंने उसको असाइन करना है कि मेरे पास एक नया टेस्ट इंस्टेंस है, उस टेस्ट इंस्टेंस में फॉर एग्जांपल ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, और ये टेस्ट इंस्टेंस मैंने बताना है कि ये इसका सही लेबल क्या है, यानी मैंने ये 10 क्लासेस में से कोई एक क्लास इसको असाइन कर देनी है। यहाँ पे हम सिंपली ये कर रहे हैं कि इस नए टेस्ट इंस्टेंस से यूक्लिडियन डिस्टेंसेस फाइंड कर रहे हैं विद ऑल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। यूक्लिडियन डिस्टेंस किस तरह करेंगे, रॉ पिक्सल्स के ऊपर करेंगे। सो हमारे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ मैंने 8 into 8 के बनाए हैं, 16 into 16 बहुत ज़्यादा वो भर रहा था। सो ये 8 into 8 के मेरे पास 2 बिट मैप्स हैं। फर्ज करें हर सेल के अंदर 0 से लेकर 255 तक की एक वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये टोटल सेल्स कितने बन जाएंगे, 256 सेल्स बन जाएंगे। इन 256 सेल्स में हर सेल में 0 to 255 तक की एक वैल्यू पड़ी हुई है। सो द वे यू कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस इज सिंपली दिस, कि आपने xi माइनस yi, सो x मेरा एक इमेज है, y दूसरा इमेज है, उन सब के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्सल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आपने माइनस किया, स्क्वायर किया और आपस में उनको सम कर दिया और फिर पूरी चीज़ का आपने स्क्वायर रूट ले लिया। दैट्स द यूक्लिडियन डिस्टेंस दैट यू गेट। सो इस तरह से हम डिस्टेंसेस फाइंड करके और अपने नियरेस्ट नेबर्स निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि हमसे क्लोजेस्ट वाले इमेज, हर टेस्ट इमेज से क्लोजेस्ट वाले इमेज कौन से ट्रेनिंग के अंदर मौजूद हैं। The interesting aspect of this is that this seemingly very simple algorithm yields amazing accuracy. So for 7nn जो accuracy ये yield करता है that is 95.2%, which is very close to what we get with support vector machines, जो कि इसकी निस्बत बहुत powerful algorithm समझा जाता है। और humans are not much better than that either. So the human accuracy at recognizing handwritten digits is around 97.5%. तो लिहाजा this is just to give you an example कि हमारा सिंपल KNN रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर कितना पावरफुल तरीके से काम कर सकता है और कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, तो ये दिस वाज जस्ट अ रियल एग्जांपल। इसके ऊपर अगर आप मजीद पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे सर्च कर लें KNN फॉर क्लासिफाइंग हैंड रिटन डिजिट्स और आपको पूरे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर किया हुआ होगा। आपको इसके ऐसे डेटा सेट्स भी मिल जाएंगे जिसके साथ आप खुद प्ले कर सकते हैं, ऑनलाइन डेमोज मिल जाएंगे, ऑनलाइन आपको कोड मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। यू कैन प्ले विद दिस ऑन योर ओन and you can just experience this कि किस तरह से चल रहा है। You can also draw, by the way, for different values of k, you can draw a graph कि आपके पास accuracy कितनी आती है on your test data, and then you can from that you can also say कि जी मेरे k की वैल्यू ज़्यादा अच्छी कौन सी है, and so on and so forth। इसकी बात भी थोड़ी सी मज़ीद आगे जाकर होगी। Alright, so now let's look at the computational complexity. I hope आप इससे पहले प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं, प्रीरेक था वो इसका, और I hope कि आपने अपने फर्स्ट या सेकंड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर computational complexity सीखी हुई है। उसकी मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। बिगोर नोटेशन से आपको familiar होना चाहिए। अगर आप familiar नहीं हैं तो then it's worth it कि maybe just revise the concept or look at some online videos to get the basic concept कि how do you reach the big O, और उसमें constants का क्या बनता है और variable terms का क्या बनता है और why is it asymptotic and so on। ठीक है, तो ये मैंने वही एल्गो है दोबारा लिख दिया है और मैंने जरा बीच में जगह बना दी है ताकि मैं इसकी कम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर सकूं। सो स्टेप वन की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्टेप वन की आपने d, सो आपका बेसिकली आप अपने x जो आपका पॉइंट d है उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं आप हर पॉइंट से कंपेयर करके। सो d के अंदर कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? n डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप हर n डेटा पॉइंट के पास जा रहे हैं। आप पॉइंट 1 के पास गए, पॉइंट 2 के पास गए, पॉइंट 3 के पास गए, अप टू पॉइंट n के पास गए, और हर एक के पास जाकर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं।
जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर फीचर की, लेट्स से मेरा ये x1 था, मुझे इसकी सारी डिमेंशंस को देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा आपने पॉइंट इस x और इस x1 के बीच में लेट्स से डिस्टेंस निकालना है, और ये दोनों के दोनों m डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। सो अभी आप पीछे देख कर आए, लेट्स से यूक्लिडियन निकाल रहे होते तो फ्रॉम 1 to m आपने इन सब के सब का डिस्टेंस निकालना है, आपस में डिफरेंस निकालना है। सो xi1 और x1 और xi2 और x2 इन सब का आपने बीच में आपस में डिस्टेंस निकालना है, और वो डिफरेंस निकालना है, उस डिफरेंसेस के स्क्वायर लेने हैं, और स्क्वायर करने के बाद पूरी चीज़ का आपने अंडर रूट लेना है। तो आपको हर एक डिमेंशन के ऊपर भी जाना पड़ेगा। सो आप n पॉइंट्स पे जा रहे हैं और हर एक पॉइंट पर जाकर आप कोई m स्टेप्स कर रहे हैं, m steps कर रहे हैं। So the overall, so n samples, each is m dimensional. So this step takes big O of mn. अगले में क्या हो रहा है? Choose k samples in D that are nearest to your data point, your test point. ठीक है? तो और इसके अंदर जो है, इसको अब आप नया सेट बना दें s sub D का। तो s sub D का सेट कैसे बनेगा? एक तरीका तो ये है कि आप पहले स्मॉलेस्ट निकालें इसमें से, और वो अरे में से निकाल के साइड पे रख लें। इसके लिए आपको पूरे के पूरे n सैंपल्स पे एक दफ़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने पहले स्मॉलेस्ट निकाला, लेट्स से स्मॉलेस्ट निकाल लिया, योर मिन आ गया आपके पास पूरी अरे का, ठीक है, और इसमें आपको टाइम लगा n। फिर आपने लेट्स से k मेरा जो था लेट्स से 3 था, तो मैंने अब इस मिन को बीच में से रिमूव कर दिया। अब मैंने एक और मिन निकाला रिमेनिंग अरे के ऊपर, और ये मेरे पास सेकंड स्मॉलेस्ट आ गया, इसमें भी एन टाइम लगा। और इसी तरह से मैंने जो है थर्ड स्मॉलेस्ट निकाला, उसमें भी एन टाइम लगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, उसमें भी एन टाइम लगा। सो जितने मैंने मेंस निकालने हैं, जितने मुझे चाहिए हर दफ़ा, सो के टाइम्स मैंने ये काम करना है, और हर टाइम्स में एन टाइम लग रहा है। सो दिस इज के एन, राइट। अगर मैं इसे इस तरह से करूँ, सो नाइवली मैं के पासेस करता चला जाऊँ सारे सैंपल्स के, और जो है वो हर दफ़ा एन टाइम लगे, तो ये के एन बनेगा। अब में से जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं एक ही दफ़ा में के निकाल सकता हूँ, एक छोटी सी अरे पास रख लूँ, इफ़ के इज इक्वल टू आई डोंट नो 14, तो मैं 14 स्मॉलेस्ट रखने के लिए उस बफर के अंदर चीज़ें रखता चला जाऊँगा। तो एट सम पॉइंट ये जो के का बफर है 1 और 2 में तो आपको शायद फील नहीं हो रहा, लेकिन इससे ऊपर जाकर ये भी अपना टाइम बीच में लगा रहा है, आखिर उसमें भी तो सही जगह रखना है ना इसको। तो उसमें सॉर्टेड ऑर्डर में रखने में बिग ऑफ के टाइम लगता है। इफ़ यू हैव अ सॉर्टेड एरे और आप उसमें कोई चीज़ सॉर्टेड ऑर्डर में एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो दैट टेक्स टाइम विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ दैट एरे, ठीक है। तो ये के एन उधर से भी बन जाता है अगर आप इस नाइव तरीके से कर रहे हैं। The other way is to use an algorithm, which is the median of medians algorithm. It's called the quick select algorithm. और क्विक सेलेक्ट एल्गोरिदम से आप डायरेक्टली kth स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन बिग ऑफ एन, kth स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। सो ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ 7nn कर रहा हूँ मैं, तो मैं 7th स्मॉलेस्ट नंबर इस अरे में से ढूंढ सकता हूँ ऑफ द डिस्टेंसेस के अंदर 7th स्मॉलेस्ट निकाल लूंगा। तो इसने मुझे अभी फर्स्ट स्मॉलेस्ट नहीं दिया, यानी इसने मिन नहीं दिया, सेकंड मिन नहीं दिया, थर्ड नहीं दिया, बल्कि इसने मुझे 7th स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया। सो अब मैं क्या करूंगा, अब 7th स्मॉलेस्ट नंबर को पकड़ूंगा और एक दफा इस पूरी अरे के ऊपर से गुजरूंगा, और हर वो चीज जो इससे छोटी होगी उसको गैदर कर लूंगा। अगर 7 स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट यकीन इससे छोटा होगा, और सेकंड स्मॉलेस्ट भी इससे छोटा होगा, थर्ड स्मॉलेस्ट भी, अप टू 6th स्मॉलेस्ट नंबर इससे छोटा होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये करता है। सो क्विक सेलेक्ट बिग ओ एन के अंदर मुझे लेट्स से kth स्मॉलेस्ट दे देगा, एंड देन इन वन पास ओवर द होल एरे, इन जस्ट वन पास ओवर द होल एरे, आई विल जस्ट कंपेयर दिस विद एवरी एलिमेंट, और अगर वो एलिमेंट इससे छोटा है तो उसको मैं सेट एस ऑफ डी में डालता चला जाऊंगा, ठीक है। सो दिस एल्गोरिथम इज जस्ट गोइंग टू टेक बिग ऑफ एन, नॉट के एन बट बिग ऑफ एन, ठीक है जी। एंड देन फाइनली आखिरी स्टेप के अंदर हम ये कर रहे हैं कि आप जो है मेजॉरिटी क्लास निकाल लेते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये दिस इज जस्ट टेकिंग बिग ऑफ के, जितने भी आपका के है हर एलिमेंट पे एक दफ़ा जाकर आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी ना। ये आप पिछले स्टेप में करके भी आ सकते थे, जब बना रहे थे उसी वक्त कर लेते। सो दिस वन इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। और बाय द वे अगर आप के को कांस्टेंट एज्यूम कर लें तो फिर ये एल्गोरिथम और सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे हम आगे देखते हैं, ठीक है। सो द टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एम एन स्टेप 1 की प्लस एन, जो मैं अच्छा वाला एज्यूम कर रहा हूँ स्टेप 2 में, अदरवाइज के एन होती, और स्टेप 3 की जो है वो के है, जो कि अगर मैं के को कांस्टेंट एज्यूम कर लूँ एक पर्टिकुलर इटरेशन ऑफ के एन एन के लिए, कि जो पूरा के एन एन मैंने के इज इक्वल टू 1 के साथ चलाया, ये के इज इक्वल टू 5 के साथ चलाया, ये के इज इक्वल टू 75 के साथ चलाया, तो देन इट्स अ कांस्टेंट, और वो बिग ओ में कांस्टेंट टर्म्स अपीयर नहीं होती, सो इट विल जस्ट बिकम बिग ओ ऑफ एम एन. So by the way, this is just one way of calculating this time complexity. There are other ways as well. There are better algorithms as well. There are approximate algorithms as well जो इसको improve करने के लिए हैं, because हमने कहा था कि इसका एक बड़ा problem इसकी high time complexity, और वो आप देख ही रहे हैं कि
हाई डायमेंशनल डेटा जिसके आपके पास डेटा पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हों, उसमें दिस इज़ अ वेरी टाइम इंटेंसिव प्रॉब्लम. यानी इफ़ योर नंबर ऑफ डायमेंशंस is close to the amount of data set, then this algorithm will go to n square. ठीक है, तो ये मतलब बड़ा बुरा हो सकता है उस ऐसे केसेस के अंदर ये in terms of time. And the space complexity of this is mn. आपने basically n एलिमेंट स्टोर करने हैं, हर एक m डिमेंशनल है, तो आपको mn स्पेस इसके लिए कंटिन्यूसली चाहिए, क्योंकि इसने डेटा सेट को कभी भी ज़ाया नहीं करना है, अपने ट्रेनिंग डेटा को इसने अपने साथ रखना है. ठीक है जी, होपफुली दिस इज क्लियर. ऑल राइट जी, नाउ how do I choose the value of k? And I think this might be the last point that I'm dealing in this video. How do you choose the value of k? k की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है? और अभी पहले जरा theoretically देखते हैं. What happens when k is equal to 1? k 1 होगा तो क्या बनेगा? तो उससे क्या क्या किस किस्म की आउटपुट्स आ रही होंगी? As you can see, और हमने शुरू में एक एग्जांपल भी देखी थी कि अगर k 1 होगा तो वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी. मीनिंग कि पॉइंट टू पॉइंट हम बड़ी तेज़ी से हमारे डिसीजंस वेरी करने लगेंगे. ठीक है, हमारी बायस कम हो जाएगी, हम किसी भी डिसीजन बाउंड्री को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी वेरिएंस बढ़ जाएगी. और स्मॉल चेंजेस इन द डेटा सेट विल लीड टू बिग चेंजेस इन क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ओवरफिटिंग, ये ओवरफिट हो जाएगा हमारे एग्जैक्ट डेटा के ऊपर. एक पॉइंट भी बदला तो सब कुछ बदल गया, एक पॉइंट भी ज़रा सा जो है डिसीजन बाउंड्री से दाएं बाएं हुआ तो उसके वैल्यू बदल गई. तो कोई वोटिंग नहीं हो रही ना, एक के फैसले के ऊपर हो रहा है. सो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन योर वन नियरेस्ट नेबर. ठीक है, सो इट्स टू स्पेसिफिक, यूजुअली नॉट वेरी वेल जनरलाइज्ड. ये बहुत सेंसिटिव होता है नॉइज़ पे. अगर कुछ नॉइजी पॉइंट्स हैं, मीनिंग कि जिनके लेबल गलत लगे हुए हैं, तो नॉइजी पॉइंट्स बहुत बुरा इफेक्ट करेंगे, और वो पूरा का पूरा वो जो आपने डायग्राम के अंदर देखा था कि पूरा सेल जो है, उस सेल में जितने पॉइंट्स होंगे सबको गलत वैल्यू मिलने लगेगी अगर वहाँ कोई पॉइंट होगा. एंड द मॉडल अकॉम्प्लिशेस अ हाई एक्यूरेसी ऑन द ट्रेनिंग सेट but will be a poor predictor on new previously unseen data points. अच्छा, ये पॉइंट मैं अभी नहीं समझाता, ये मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा. अभी मैं चाहता हूं कि आप पॉज करके खुद सोचें. दिस मॉडल अकॉम्प्लिशेस वेरी हाई एक्यूरेसी ऑन ट्रेनिंग सेट. अगर जिस पे ट्रेन किया उसी पे टेस्ट करेंगे तो एक्यूरेसी बहुत हाई आएगी, लेकिन ये नए डेटा के ऊपर इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं देगा. इसे जरा खुद से सोचें. मैं आपको अगली स्लाइड में फिर ये एक सवाल पूछूंगा इस पे. ऑलराइट, अगर k को बहुत बड़ा कर दें, फॉर एग्जांपल 100 कर दें, 100 इज अ बिग नंबर, राइट, 101 कर दें अगर ऑड करना है तो अगर ये k इज 100 या 101 है तो क्या होगा? थिंक एंड देन आई विल मूव ऑन. सो द मॉडल विल बी टू जनरलाइज्ड. ये बहुत अच्छा प्रेडिक्टर नहीं होगा, ना ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा रिजल्ट देगा, ना टेस्ट डेटा पे अच्छा रिजल्ट देगा. इसकी बायस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये 100 पॉइंट से पूछ रहा है, तो बहुत स्मूथ किस्म की इसकी कोई डिसीजन बाउंड्रीज हैं जो ये यूज़ कर रहा है. सो दिस इज एन अंडरफिटेड मॉडल. ठीक है, इसका एक्सट्रीम केस में जाके आपको सब समझ आ जाएगा. व्हाट हैपेंस व्हेन k इज इक्वल टू n. इस पे तो वाकई वीडियो पॉज करें और सोचें ज़रा, और फिर मुझे जवाब दें. फर्ज करें 2 ही क्लासेस हैं खाली, और k इज इक्वल टू n है. जितने डेटा पॉइंट्स हैं उतने ही नियरेस्ट नेबर्स आप ले रहे हैं. कौन जीतेगा? सो द मेजॉरिटी क्लास विंस. जो भी क्लास सबसे ज्यादा क्लास लेबल आपके पास पूरे डेटा सेट में मौजूद है वो विन कर जाएगा. अगर दो केसेस सोचें, फर्स्ट करें स्पैम कम थी और नॉन स्पैम ज्यादा थी, जैसा कि होता है, तो हमेशा एन 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 यानी व्हेन k इज इक्वल टू n, तो उस केस में k n n आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा नॉट स्पैम करेगा. ठीक है, अगर फर्स्ट करें 3 क्लासेस थी, उनमें से जो क्लास सबसे फ्रीक्वेंट होगी वो विन करेगी. ठीक है, तो दिस इज एन एक्सट्रीमली हाई बायस. इसका एक ही रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट कभी बदलेगा ही नहीं. टेस्ट पॉइंट टू टेस्ट पॉइंट कहीं भी रखते चले जाए, एक ही आंसर आएगा. ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है. अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जी फिर ये k निकालना कैसे है, फिर क्या करें, क्या नतीजा निकल रहा है, तो आपको कुछ एस्टिमेट्स मिलेंगे इस तरह के कि k की वैल्यू आप फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स रख लेंगे, ये रख लें, लेकिन वो एस्टिमेट्स से ज़्यादा जो इसका सही तरीका है करने का वो ये है कि द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर एक्चुअल डेटा सेट, ऑन योर ट्रेनिंग सेट. तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं. आपने कहा था ना ट्रेनिंग कोई नहीं है, तो वो ट्रेनिंग में एक चीज़ डाल दें, वो ये करें कि k की वैल्यू एस्टिमेट कर लें. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेनिंग की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, और आपका ट्रेनिंग डेटा तो जाहिर है सारे के सारा है ही ट्रेनिंग डेटा, तो उस ट्रेनिंग डेटा के अंदर मैं किस तरह से अपनी k की वैल्यू एस्टिमेट कर सकता हूँ. आप सेमेस्टर के शुरू में अपना दिमाग ले जाएं और सोचें कि इस तरह के कामों के लिए आपको पूरा अच्छा खासे लेक्चर्स लगाए गए थे सिखाने के लिए कि ये काम कैसे करते हैं. ऑलराइट, सो हियर इज हाउ यू डू इट. यू डिवाइड योर ट्रेनिंग डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा. ठीक है, याद आ गया कितना पढ़ा है ये और कितना डिटेल इसके ऊपर कितना वक्त लगाया है हमने. सो ट्रेनिंग और वैलिडेशन के अंदर अपने डेटा सेट को डिवाइड कर दें. ट्रेनिंग पे ट्रेन करें, वैलिडेशन के ऊपर उसके आंसर निकालें. ये क्रॉस वैलिडेशन भी हो सकती है. सो याद होगा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, मैंने यहाँ उसको एम फोल्ड लिखा है इस वजह से कि वो के एन एन भी पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कहूँगा तो के मिक्स हो जाएंगे सारे. सो
So you do your multiple iterations of m-fold cross validation. Let's say आप 10 fold कर रहे हैं या whatever कर रहे हैं, cross validation करेंगे और वो 10 के 10 fold पहले आप let's say k1 के साथ करें 10 fold, फिर k2 के साथ करें 10 fold, फिर k3 के साथ करें, फिर k या let's say k1 3 5 7 9 के साथ आप करते चले जाएं. होगा क्या? आपकी इनिशियली जैसे जैसे के बढ़ेंगे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती चली जाएगी. ऑन वैलिडेशन सेट आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती चली जाएगी क्रॉस वैलिडेशन में. और फिर एक टाइम आएगा जिसके बाद ये प्लेटू आउट हो जाएगी या बुरी होना शुरू हो जाएगी. उस पॉइंट पे आप समझ जाएं कि आपको वो स्वीट स्पॉट मिल गया है, वो जगह है जहां पर आपका के आपको बेस्ट वैल्यू दे रहा है और वहां पर आप रुक जाए. ठीक है, दैट्स द के. सो यू फाउंड द के. सो यू नीड टू बेसिकली डिस्कवर योर के, द राइट के, द ऑप्टिमल के फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेट. नाउ द क्वेश्चन, what happens if we do not divide the training set into training and validation? पूरे पे ट्रेन करूं और पूरे के ऊपर जो मैं है उसको वैलिडेट कर दूं. तो मेरे पास n पॉइंट्स हैं, 1000 ही पॉइंट्स का डेटा था, 1000 ही पॉइंट्स पे ट्रेन किया, उन्हीं 1000 पॉइंट्स पे वैलिडेशन पे लगा दिया. कौन सा के जीतेगा? वीडियो पॉज करें और अपने आप को असेस करें. आपको जवाब अगर नहीं आता तो दैट मीन्स कि आप अभी कच्चे हैं. सो ऑलवेज k is equal to 1 will win. Why? क्योंकि there is always a nearest instance with the correct label, the instance itself. जिस पे ट्रेन किया उसी पे तो टेस्ट कर रहे हो भाई, तो वो खुद इंस्टेंस पड़ी हुई है उस ट्रेनिंग डेटा के अंदर. तो हर टेस्ट इंस्टेंस के लिए एक इंस्टेंस है जो उससे डिस्टेंस 0 के ऊपर है, वो खुद है. तो लिहाजा k1 आपको बेस्ट आंसर देगा. k2 क्यों नहीं देगा? क्योंकि गारंटीड नहीं है कि जैसे ही आप 1 से ऊपर जाएंगे आपके सारे के सारे लेबल सेम रहेंगे. ये तो आपके नॉइजी आंसर्स को भी सही जवाब देगा. जो बिल्कुल ब्लू पॉइंट्स के सेंटर में रेड भी लगा हुआ होगा ना, k1 जब ट्रेनिंग जिस पे ट्रेनिंग की है उसी पे टेस्ट करोगे तो k1 उस पे भी सही आंसर दे रहा होगा, हालांकि वो नहीं देना चाहिए लेकिन दे रहा होगा. तो लिहाजा वो नॉइज को भी सही आंसर के तौर पर ट्रीट कर रहा होगा. ठीक है, ये बात होपफुली आपको समझ आई है. ये मैंने बेसिकली सिर्फ ये कहा है कि फर्ज करें मेरे के नियरेस्ट नेबर्स में ये रेड पॉइंट्स हैं और इनके सेंटर में एक ब्लू पॉइंट पड़ा हुआ है. ये सॉरी मैंने ब्लू करने की कोशिश तो की थी. सो इस सेंटर में ये ब्लू पॉइंट पड़ा हुआ है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जब यही ट्रेनिंग इसी पे की, इसी पे टेस्टिंग की और जब मैंने इस पूरी चीज़ को बना दिया आपका ब्लैक पॉइंट और कहा कि इसका लेवल क्या होना चाहिए, अगर ये ब्लू यहाँ ना होता या मैं यहाँ पर 3 फोल्ड करना k इज इक्वल टू 3 करना शुरू कर दूं, तो मे बी अगर ये इनमें से किसी 3 को लेना शुरू कर देगा, आई डोंट नो, मैं रफली बना रहा हूँ ऐसे ही, इसने फर्ज करो इन 3 को ले लिया तो ये इसको रेड कर देगा, जो कि गलत लेबल होगा क्योंकि ये डेटा पॉइंट नॉइजी था. इट्स अ ब्लू पॉइंट इन द सेंटर ऑफ रेड. ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये पॉइंट गलत लेबल हुआ हुआ है या ये फीचर सही डिफाइन नहीं हुए हुए. लेकिन जब k1 करूंगा ट्रेनिंग और टेस्ट एक ही डेटा के ऊपर करके, ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक ही डेटा पे करके, तो तब इसको ब्लू ही मिलेगा क्योंकि खुद तो अपने से करीब है ना. ठीक है, होपफुली इट्स क्लियर टू यू. अच्छा जनाब, तो यहाँ पर अब इसको कंक्लूड करते हैं. इससे आगे जो अगली वीडियोस के अंदर हैं वो हमने कुछ और एस्पेक्ट्स देखने हैं KNN के, लेकिन यहाँ तक की गुफ्तगू को एक क्विकली समराइज करते हैं. What we have seen up till now is that KNN is a very, very simple algorithm, both in order to understand it and also to implement it. It's a very simple algorithm. लेकिन it is very highly effective for solving various real life classification problems, जिसके अंदर हमने अभी recommender systems भी देखे हैं, handwritten digit recognition भी देखी है. These are tough problems to solve. और ये इतना simple algorithm इन पे जितना अच्छा perform करता है, that is really, really surprising. और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है एल्गोरिदम जब हमारे पास कंटिन्यूसली ग्रोइंग डेटा सेट्स होते हैं, जिसको बार बार हमें ट्रेनिंग डेटा कुछ है वो अपडेट करते रहना पड़ता है. सो इफ देयर इज़ अ फ्रीक्वेंट अपडेट गोइंग ऑन इन द ट्रेनिंग डेटा, देन KNN कुड बी अ गुड चॉइस फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स. लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जो हम आगे जाकर शो करेंगे KNN के बारे में, एंड देन दैट्स आल्सो अ रियली रियली पावरफुल गारंटी अबाउट KNN. और वो KNN में भी हम K1 के लिए शो करेंगे कि एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, योर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो आपका ट्रेनिंग डेटा का साइज है, एज इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, the 1NN classifier is only a factor of 2 worse than the best possible classifier. ये क्लासीफायर है जो आगे जाकर हमने बड़ी तफसील से पढ़ना है. इट्स नोन एज दी बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर. और इसको हम ये भी शो करेंगे कि किस तरह से किसी भी एक प्रॉब्लम के ऊपर सबसे जो मिनिमम एरर है वो बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर का होता है. तो व्हाट वी गोना शो फॉर 1NN इज कि एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1NN classifier is only a factor of 2 worse than the best possible classifier. तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गारंटी होगी अबाउट दी k nearest neighbor classifier जो हमने आगे जाकर शो करनी है.
All right. So now there are certain challenges that also come with KNN. जिनमें से एक चैलेंज तो ऑब्वियसली है k की वैल्यू को ऑप्टिमली फाइंड करने का, एंड वी सॉ कि क्रॉस वैलिडेशन कुड बी अ मैकेनिज्म ऑफ फाइंडिंग दिस वैल्यू ऑफ k, कि आप सारी k की वैल्यूज़ को, चाहे वो लेट से आप क्लासिफिकेशन के अंदर कर रहे हैं तो आप उसका लॉस प्लॉट करते चले जाते हैं कि k1 पे कितना लॉस है, k2 पे कितना लॉस है, k3 पे कितना लॉस है, और आप उसमें लेट से सिंपल वैलिडेशन सेट अलग किया हुआ है आपने जो कि बाकी आपकी ट्रेनिंग सेट का हिस्सा नहीं है, या आपने उसको क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं, तो उन सब वैल्यूज़ के लिए आप लॉस फंक्शन की वैल्यू लिखते चले जाते हैं, या अगर ये लेट्स अज्यूम रिग्रेशन थी तो आप वहाँ पर कोई एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन स्क्वायर एरर निकाल के उसे प्लॉट कर लेते हैं, और जहाँ पर भी वो मिनिमम वैल्यू आपको देता है वो जगह आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि दैट्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के। Another big question is the right distance function, जो कि आपको अपने एक्सपीरियंस से आता है और कुछ डोमेन से समझ में आता है कि कुछ डोमेन्स के लिए कुछ किस्म के डिस्टेंस फंक्शंस मेक मोर सेंस वाइल अदर्स डोंट मेक एज मच सेंस, कि अगर आपके पास लैंग्वेज का डेटा है वर्सेस कि आपके पास जो है वो डिजिट रिकग्निशन का डेटा है जो हमने देखा था हैंड राइटिंग का, तो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट किस्म के डिस्टेंस फंक्शन जो हैं मेक मोर सेंस एज अपोज टू अदर्स। एंड देन द प्रॉब्लम्स ऑफ KNN, जिसमें भी हमने वी सॉ अ फेयर बिट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि KNN के साथ मौजूद हैं। इसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इसका हाई कंप्यूटेशनल टाइम कॉस्ट है हर प्रिडिक्शन के लिए, कि इसने हर प्रिडिक्शन के लिए पूरे के पूरे डेटा सेट को जाकर देखना है और सारी डिमेंशंस के ऊपर इसने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फॉर ईच पॉइंट, और उसके बाद फिर उसने उसमें से मिनिमम चूज़ करना है और या के मिनिमम चूज़ करने हैं, और उसके बाद फिर उनमें से जो है वो वोटिंग करके आपका आंसर देना है या एवरेज करके आंसर देना है। तो वो जो हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट है दैट्स अ प्रॉब्लम, और इसका हम कुछ सोल्यूशन जो है वो अगली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, नॉट सोल्यूशंस बट सम थिंग्स दैट कैन मेक दिस अ लिटिल बिट बेटर। दूसरा हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट, कि आपने पूरे का पूरा डेटा सेट अपनी मेमोरी में रखना है और हर वक्त वो आपके साथ रहेगा। इसमें एक प्रॉब्लम ऑब्वियसली मेमोरी का तो है ही है क्योंकि डेटा सेट्स कुड बी रियली रियली ह्यूज। दूसरा इसमें प्रॉब्लम शेयरिंग का भी है, कि जब आप इस सोल्यूशन को बनाकर पोर्ट करेंगे अपने क्लाइंट को देंगे, तो देन देयर इज दिस बिग प्रॉब्लम कि आपने अपना ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा क्या क्लाइंट को दे देना है एंड दैट कुड बी रियली रियली प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज अक्सर केसेस में यू हैव दीज कंस्ट्रेंट्स कि आप अपने ट्रेनिंग डेटा को नहीं शेयर कर सकते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंस्ट्रेंट्स एंड अदर कंस्ट्रेंट्स। अपना ट्रेनिंग डेटा नहीं आप उस तरह से दे सकते किसी क्लाइंट को, एंड सेकेंडली आप ये भी नहीं चाहेंगे कि ट्रेनिंग डेटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में किसी और के पास चला जाए। सो लेट्स से इट हैज़ फ़ोन नंबर्स, इट हैज़ अदर पर्सनली आइडेंटिफाइबल फॉर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो लिहाजा हमेशा ये मुमकिन नहीं होता कि हम अपना ट्रेनिंग डेटा जो है वो किसी के साथ शेयर कर सकें, तो उसको एनोनिमाइज कैसे करना है और उसको किस तरह से फिर शेयर करना है, दैट कुड बी अ चैलेंज। एंड देन फाइनली दिस थिंग जो आखिर में बड़ा क्यूट सा छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ, द कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी विच साउंड्स लाइक द नेम ऑफ अ मूवी। ये एक फिनोमेना है, ये एक प्रिंसिपल है जिसे हम समझेंगे कि हायर डिमेंशंस के अंदर करीबी हमसाए नहीं होते। सो जब हायर डिमेंशनल फीचर स्पेस होता है तो वहाँ पर आपके करीबी हमसाए नहीं होते। यू कैन हैव नियरेस्ट वंस बट यू डोंट हैव नियर वंस। तो बेसिक अजम्पशन ऑफ KNN वहाँ पर जाकर आपकी फॉल अपार्ट होना शुरू हो जाती है, एंड विल एक्चुअली शो कि इन हायर डिमेंशनल स्पेस अगर वो सारी की सारी डिमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं और कुछ और कंसिडरेशंस भी हम इसमें देखेंगे, तो KNN अप्लाई ही नहीं हो सकता। एंड देन विल सी कि फिर KNN चल क्यों रहा है जबकि इतना हाई डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम इसको चलाते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले जो है वो इमेजेस के ऊपर इसकी सक्सेस देख कर आए, तो इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड दिस कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी डज नॉट जस्ट अप्लाई टू KNN, लेकिन KNN से इसको समझना बहुत आसान है। ये हमने आगे पूरे सेमेस्टर यूज़ करते रहना है, और यहाँ पे हमारी KNN की मूवीज़ में तो कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी एज अ विलन आएगा, लेकिन आगे की कुछ हमारी मूवीज़ के अंदर ये मेन रेस्क्यूअर, मेन हीरो के तौर पर आएगा। तो विल डिस्कस इट व्हेन विल रीच देयर। विल स्टॉप हियर विद दिस लेक्चर। इंशाल्लाह अगली लेक्चर वीडियो में आपसे बात होती है।